डॉक्टर दीपक सिंह, चंद्रयान 1 पे पहला पब्लिश पेपर मेरा है। असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे। नासा का एक मार्स का पैनल था। मेरा जो मेन काम है वो मार्स के क्रायोस्फीयर को स्टडी करना है, उसके क्लाइमेट चेंज को, कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ, क्या फ्यूचर होने वाला है। धीरे धीरे मैं दूसरे प्लैनेट्स और मून्स की तरफ भी अपना रिसर्च बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि यूरोपा जो जुपिटर का मून है। इस तरह की लैब है नहीं इंडिया में कोई और अब मैं इसी लैब का यूज करने वाला हूँ इसरो के एक प्रोजेक्ट के लिए, शुक्रयान मिशन। हाय एवरीवन, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है साइस्ट्रा का एंड वी आर ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव नन अदर देन डॉक्टर दीपक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एट द बेस्ट आईआईटी इन द कंट्री, आईआईटी बॉम्बे। हेलो सर, कैसा लग रहा है नोएडा आके? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आना हुआ और मैं तो कानपुर से ही हूँ, तो घर के पास आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सारी यादें जुड़ी हैं दिल्ली नोएडा से, तो वो भी काफी ताज़ा हो गई। तो बस उम्मीद है आगे भी आना रहेगा। बिल्कुल सर, विल बी वेटिंग फॉर मोर सच सेशंस। हाय एवरीवन, दिस इज आपके विवेक भैया। जो मुझे नहीं जानते, मैंने नाइजर भुवनेश्वर से अपना इंटीग्रेटेड बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्स पूरा किया है एंड आई वॉज मेजर्स इन केमिस्ट्री। आई एम मेजर्स इन केमिस्ट्री एंड वी हैव डॉक्टर दीपक सिंह सर। सर, जिन लोगों को नहीं पता है आपके बारे में, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मतलब मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईआईटी बॉम्बे में, सीएसआरई डिपार्टमेंट में, और मैं प्लानिटरी और स्पेस साइंस पढ़ाता हूँ। मेरा रिसर्च जो है वो प्लानिटरी क्रायोस्फीयर पे है। अब क्रायोस्फीयर बेसिकली जो है वो सिर्फ स्नो और आइस को मिला के, जो भी फ्रोजन चीज़ें हैं उनको मिला के हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो जो कि जैसे कि आप जानते होंगे, अर्थ पे क्लाइमेट स्टडीज जो लोग करते हैं या इस तरह के काम जो करते हैं रिसर्च, तो वो क्रायोस्फीयर, ग्लेशियर, स्नो मेल्टिंग, इस तरह के काम करते हैं। तो मैं वही स्टडी बस दूसरे प्लैनेट्स पे करता हूँ, जैसे कि मार्स। तो मेरा जो मेन काम है वो मार्स के क्रायोस्फीयर को स्टडी करना है, उसके क्लाइमेट चेंज को, कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ, क्या फ्यूचर होने वाला है, ये सब चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ। और धीरे धीरे मैं दूसरे प्लैनेट्स और मून्स की तरफ भी अपना रिसर्च बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि यूरोपा जो जुपिटर का मून है, और इस तरह के और भी जो मून्स या बॉडीज हैं जहाँ पे आइसेस मिलते हैं, तो उन पे मेरा रिसर्च फोकस रहता है और रहेगा आगे। सर ने बहुत ब्रीफली एंड डाउन टू अर्थ रह के अपनी अचीवमेंट्स बताई है। मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन कानपुर, सर ने इसरो तक की जर्नी अचीव की है। सर ने आईआईटी धनबाद से बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्स किया, फिर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, टॉप 20 में आती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से अपनी पीएचडी भी हासिल की। उन्होंने इसरो में भी काम किया है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में भी रहे हैं एंड अभी आईआईटी बॉम्बे में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर है, वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर्स एज यू कैन सी हियर एंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोफेसर। सर से बात करके मुझे ये भी पता चला कि इनका एयरफोर्स में सिलेक्शंस ऑलमोस्ट हो ही गया था, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, सर को फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, डायरेक्शन का इन्होंने कोर्सेज भी किए हैं जब वो यूएस में थे, राइट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है एज अ साइंटिस्ट एक अलग नैरेटिव होता है, अलग इमेज होती है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जो वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आपकी ज़रूर दिखेगी एंड साइंटिस्ट क्या क्या कर सकता है, ना सिर्फ साइंस में बल्कि किसी भी एरिया में जाकर। एंड बाय द वे, आईआईटीज या फिर नाइजर आइजर जैसे इंस्टीट्यूट्स में कई बार ना बच्चे स्किप करते हैं लेक्चर्स। सर के क्लासेस अटेंड करने के लिए फुल हो जाती है लिटरली सीट्स। लोग आते हैं एंड बाकी लोग सोचते हैं कि बाकी प्रोफेसर्स की ऐसा क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हैं ये सर, की इतने लोग आ रहे हैं, और वही कुछ क्लासेस हम सब स्किप करते थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू पॉडकास्ट वंस अगेन सर। थैंक यू विवेक, और इतना सब
मुझे नहीं पता मैंने कब अचीव किया पर ठीक है, चलो देखते हैं। सर सबसे पहले मैं आपकी चाइल्डहुड जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि बचपन कैसा था आपका, कैसी स्कूल थी? जैसा आपने बताया था लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हो, तो क्या-क्या स्ट्रगल्स रहे हैं? इनके बारे में बताइए। हाँ, ठीक है, शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा कि इसको किसी हीरो की जर्नी मत बनाइएगा। मैं यहाँ रियलिटी बताने आया हूँ, ठीक है? तो जैसा कि हम सब होते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, तो मैं भी वैसे ही एक कॉमन मैन हूँ और कॉमन पर्सन हूँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा, बस उसके एस्पिरेशंस बहुत हाई थे। तो मैंने जैसा कहा कि उसको एक हीरो जर्नी या मुझे हीरो मत बनाइए। आप सीखने की कोशिश करिए कि अगर कुछ इसमें से आप सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है तो भी अच्छी बात है। वो मुझे ज़्यादा खुशी देगा रादर देन कि आप मुझे हीरो बना के मेरी पूजा करने लगें, जो कि हमारे इस सोसाइटी में या कल्चर में बहुत देखने को मिलता है कि हम बहुत जल्दी लोगों को हीरो बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नहीं करना है और वो आप माइंड में रखिए और मेरी बात सुनिए। जो भी है मैं बता देता हूँ, अपनी जो भी मेरी बातें हैं मैं शेयर कर देता हूँ। तो हाँ, जो कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ मैं, और एक स्ट्रगल जो रहती है लाइफ में वो रही, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी रही। और चूंकि एक स्मॉल टाउन से हूँ तो रिसोर्सेज की भी कमी काफ़ी थी कि बड़े सिटीज़ में जो चीज़ें बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होती हैं वो उतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं थी। जैसे स्कूल्स ही नहीं थे घर के पास अच्छे। तो 10th क्लास में मुझे अभी भी याद है, मैं सुबह 10 किलोमीटर साइकिल चला के एक तरफ जाता था स्कूल, फिर वापस आना तो BCA हो गया, फिर 5 किलोमीटर चला के कोचिंग जाता था, फिर 5 वापस। तो डेली का मेरा करीब 30 किलोमीटर साइकिलिंग थी सिर्फ, और उसके अलावा पढ़ाई करना और वो सब भी था। बट अगेन उसका कोई रिग्रेट नहीं है, उसका कोई कंप्लेन भी नहीं है, ना उसका कोई वो इशू है मुझे। बस ये है कि वही बेस्ट था तो वो किया उस समय। स्ट्रगल, यही सारे स्ट्रगल थे उस समय, और लगता था कि अगर इजीली कुछ मिल जाता, पास में स्कूल मिल जाता तो शायद टाइम बचा के मैं और पढ़ लेता या और कुछ कर सकता था। बट एनीवेज, तो पढ़ाई हुई, स्कूलिंग होती रही। फिर स्कूल जा जाके ये समझ आया कि स्कूल में तो एक लिमिटेड पढ़ाई होती है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद से मेहनत करनी भी ज़रूरी है। तो उसके लिए कोचिंग्स वगैरह भी की, बट वही बात है, कोचिंग्स में भी आपको लिमिटेड ही टाइम मिलता है, वही 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं एक साथ। तो सेल्फ स्टडी इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो एक बहुत मैं फैक्टर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आजकल, कि वो सेल्फ स्टडी पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और सेल्फ स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी से आप उतना या उससे ज़्यादा भी सीख सकते हो जितना आप एक्चुअली क्लासेस या कोचिंग क्लास या स्कूल जाके सीखते हो, और उसकी इम्पोर्टेंस हमको नहीं समझ आती है कई बार। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, मैंने भी की थी। और जैसा मैंने बोला कि ऑप्शंस भी बहुत कम थे, तो सेल्फ स्टडी ही एक अच्छा ऑप्शन दिखता था उस समय। तो वो सब किया, स्ट्रगल किया, पढ़ाई करते रहे। फिर फॉर्चुनेटली, लकीली कहें या मेहनत कहें, जो भी सारे फैक्टर्स मिला के IIT JEE में सिलेक्शन भी हो गया इन 2006, सो लॉन्ग टाइम बैक। फिर जब IIT JEE में सिलेक्शन हुआ तो फिर IIT धनबाद ज्वाइन कर लिया उस समय एज अ जियो फिजिक्स ब्रांच में। तो यही है, अर्ली लाइफ तो ऐसे ही है। फिर उसके बाद वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो सोचा कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आगे पढ़ना था और सीखना था लाइफ में, वहीं रुकना नहीं था, सीखना था, मतलब और चीजें जाननी थी। तो लगा कि IIT तो हो गया, इससे अच्छा तो बाहर जाते हैं, US की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ट्राई किया, फॉर्चुनेटली कह लीजिए या जो भी, फिर वही कि सिलेक्शन हो गया। तो उधर गया PhD करने। तो PhD की, वहाँ और नॉलेज मिली, और चीजें सीखी। तब पता चला कि जितनी दुनिया तब तक जानता था वो बहुत छोटी थी। बाद में पता चला कि एक्चुअली दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है लाइफ में, और बहुत चीजें हैं करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। और ये सब जो स्ट्रगल है ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही मीनिंगलेस हैं बेसिकली। और तो फिर वही
करते करते पीएचडी मन में आया कि बहुत रह लिए बाहर, अब चलो अपने देश चलते हैं, अपने घर चलते हैं, कहाँ दूसरे देश में रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे। तो वापस आ गया। हाँ, थोड़ा लोगों ने पूछा कि वापस क्यों आ रहे हो, जो कि होता है हमारे अगेन वही सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि बाहर गया तो लड़का उधर ही सेटल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत मेंटालिटी है और कहीं ना कहीं इसको हमें चेंज करने की जरूरत है कि आप बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप अपने घर को, अपने देश को, अपनी चीजों को नहीं भूलना चाहिए आपको। तो फिर वही सोच के मैं वापस आ गया। तो पहले वो पीआरएल में काम किया, 3-4 साल वहां था। फिर हमेशा से पढ़ाने में इंटरेस्ट था, पढ़ाने का शौक था, पढ़ाना पसंद था। और जब पढ़ाता था तो लोग बोलते थे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो नॉलेज है इसको आगे बांटा जाए। तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका था कि कहीं पे प्रोफेसर बन जाए। तो फिर ट्राई किया और फिर से आईआईटी बॉम्बे में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिल गई। तो 2021 में इधर आ गया और तब से इधर ही हूँ मुंबई में। और चल रहा है बस। बच्चे खुश हैं और पॉपुलर हो रहा है कोर्स। यही स्पेस साइंस पढ़ाता हूँ, प्लानिटरी साइंस। कुछ चीजें की हैं नई जिसकी वजह से शायद बच्चों को ज्यादा पसंद आ रहा है, और या फिर मैं मार्क्स बहुत दे देता हूँ। तो जो भी है, बच्चों को पसंद आ रहा है। नया कोर्स है, एक्साइटमेंट है। और ये इस तरह का कोर्स अभी तक नहीं था आईआईटी बॉम्बे में, फर्स्ट टाइम मैंने ऑफर किया है। तो शायद ये इस वजह से भी एक्साइटमेंट ज्यादा है लोगों में। तो काफी पॉपुलर हो गया। लास्ट ईयर तो 800 स्टूडेंट्स थे। 350 के क्लास में कैसे बैठते थे लोग, स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं और पूरा ऐसे मतलब मेला जैसा लग जाता था। तो ये सब इट वाज फन। मजा आया पढ़ा के। काफी चैलेंजेस भी रहे क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को पहले कभी पढ़ाया नहीं था, बट काफी कुछ सीखने को भी मिला उससे। समझ आया कि क्या नया कर सकते हैं, कैसे और अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्या गलतियां हो रही हैं वो भी सीखने को मिला। तो अब वही चल रहा है। अब तो 4 साल हो गए। सर कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम है प्लानिटरी साइंसेस अर्थ एंड बियॉन्ड। अर्थ एंड बियॉन्ड, नाइस। इट मस्ट बी अ न्यूज़ जब इतना भीड़ हुआ होगा एक क्लास में, राइट, इन द आईआईटी बॉम्बे इटसेल्फ। इसमें बीटेक के, बीएस, एमएस के, पीएचडी के सारे स्टूडेंट्स आते थे। हाँ, मतलब आप सोच नहीं सकते उस ब्रांच के या कोर्सेज के बच्चे आते हैं मेरे कोर्स में। तो हाँ, एक बस तो काफी क्रिएट हो गया सडनली। एक मतलब इवेंट डायरेक्टर और सब तक बात पहुंची कि अरे ये कोर्स है जिसमें इतना रश है। और या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी सी ब्रांचेस से बच्चे आए मेरे पास। मतलब इकोनॉमिक्स के बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, मैनेजमेंट के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, और बहुत बहुत मतलब जितना डाइवर्स आप सोच सकते हो, मेटलर्जी, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। जिन सेंटर्स के नाम में पहले नहीं जानता था डिपार्टमेंट्स के, वो भी आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है भाई। मतलब मुझे खुद भी लग रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब मैं ऑब्वियसली अब इतना रश हो जाएगा अचानक से तो आपको नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक वो 2-3 चीजें हैं जिनके कारण इतना इंटरेस्टेड है लोग? हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि पहली चीज तो ये है कि जैसे कि ये काफी नया कोर्स है और प्लानिटरी और स्पेस साइंस का अभी फिलहाल काफी क्रेज बढ़ा भी है इसरो के जो इमिशंस और इसकी वजह से ना। तो ये चीज भी है। दूसरा ये है कि जो टीचिंग स्टाइल होती है एक, तो मैंने कई बार देखा है, मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ ना। तो होता क्या है, हम लोग काफी स्ट्रगल करते हैं जब कोई भी प्रोफेसर या टीचर आपकी मेमोरी पर फोकस करता है। और मेरे कोर्स में मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मेमोरी पर फोकस ना किया जाए स्टूडेंट की, और उसकी लर्निंग पे फोकस किया जाए। तो मैं पहले ही लेक्चर में बोल देता हूं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आ रहे हो कि आप रट लोगे और याद करके मेरे कोर्स में आप पास हो जाओगे, तो नहीं होगा। आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, और लेक्चर्स में मैं जो बताऊंगा वो अगर आपको समझ आ गया तो आपको पढ़ने की भी कुछ जरूरत नहीं है फिर। तो मेमोरी का मैंने काम ही खत्म कर दिया है उधर कोर्स में। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चों को काफी एक्साइटमेंट है इस वजह से।
और फाइनली आई थिंक मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स को ट्रीट करता हूँ, मैं एज अ प्रोफेसर उन्हें ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ही फ्रेंडली रहता हूँ, मैं कभी भी वो इम्पोज नहीं करता हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे देख के भी नहीं लगता मैं प्रोफेसर हूँ, है ना। ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है वहाँ पे कि बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं ऐसे? हाँ, एकेडमिक बिल्डिंग या एडमिन में जाओ तो वहां पे तो सबको लगता है मैं स्टूडेंट हूँ। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ काम से गया, मैंने बोला कि मुझे ये काम है और वो मुझे स्टूडेंट सेक्शन में भेज देते हैं। फिर वहां जाके मैं बोल रहा हूँ तो उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या डिमांड कर रहा है, ये स्टूडेंट को तो अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही ना चीजें। फिर जब ये कंफ्यूजन काफी देर चला तो मैंने बोला कि आपको कंफ्यूजन किस चीज का, मैं तो प्रोफेसर हूँ। एंड तब वो देख के बोलते हैं अच्छा तो आप प्रोफेसर है तो आपने पहले क्यों नहीं बोला, हमें लगा आप स्टूडेंट है। तो इस तरह से एक दो इंसिडेंट तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो हुए हैं। और अभी भी ऐसा होता है कि जैसे मैं जाके स्टूडेंट्स के साथ ही बैठ जाता हूँ ग्रुप वगैरह में, कहीं पे वो बैठ के बातें कर रहे हैं जैसे, या कहीं पे कोई डिस्कशन चल रहा है तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता हूँ और एज ए स्टूडेंट ही उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट या इस तरह की मेंटालिटी रखते हो ना, तो उससे होता क्या है कि आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है, हमेशा आप सीखते हो। अगर मैं एज अ अपने आप को प्रोफेसर इम्पोज करूंगा तो फिर वो इशू आ जाएगा कि स्टूडेंट्स उतना ओपन अप नहीं हो पाएंगे, वो थोड़ा सा संकोच करेंगे, वो थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे आपसे बात करने में, तो वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे आपसे। बट अगर आप फ्रेंडली होके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी बातों को उनके जैसा ही बात करके वहाँ आप डिस्कस करोगे तो वो कई चीजें बताते हैं जो वैसे वो प्रोफेसर्स दूसरे टीचर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ा रीजन है कि इतना कनेक्ट मुझे मिला है अभी इतने कम टाइम में। तो आपने जो अपनी आईआईटी जेई की जर्नी बताई, उस टाइम पे एआई ट्रिपल ई अलग होता था एनआईटीज के लिए, आई थिंक 2006 में, और आईआईटी का अलग पेपर होता था। एंड तब भी आईआईटी धनबाद जैसी जगह में पहुंचना काफ़ी बड़ी बात है। उस टाइम भी क्या ऐसी ही प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिवनेस रहती थी जैसा अभी इतना स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है, कोचिंग्स चलते हैं, क्लास 8 से ऑलरेडी लोग जेई नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं, उस टाइम कैसा था? कंपटीशन तो हमेशा रहता है, कंपटीशन की कमी नहीं है। और उसका रीज़न सिंपल है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन तो था, है और रहेगा हमेशा। बस मैंने ये देखा है कि अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में। मैं भी पढ़ता था, मैं भी स्ट्रेस लेता था, थोड़ा बहुत तो लेते ही हैं, सभी लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल दूं नहीं नहीं मुझे तो कोई स्ट्रेस ही नहीं था, नहीं ऐसा नहीं है, स्ट्रेस सबको होता है। बट अभी हो क्या गया है कि उस स्ट्रेस को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है स्टूडेंट्स में, मैंने देखा है। थोड़ी सी बात होती है और इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसको वो हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल बच्चे ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं ज्यादा, वो बहुत ही कंजर्व्ड होते जा रहे हैं अपने में, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो स्ट्रेस भी था, कंपटीशन भी बहुत था, और एक तरीके से देखा जाए तो अब तो सीटें बहुत बढ़ गई हैं। उस समय तो वो सिर्फ 7 आईआईटी और ये आईएसएम और बीएचयू 9 ही थे और सिर्फ 5,000 सीटें थी। अब तो कुछ 15,000 कितनी हो गई हैं सीटें, 20,000। तो सीटें तो बढ़ गई हैं, कंपटीशन तो कहना चाहिए आसान हो गया, नहीं वो नहीं होता है, कभी कंपटीशन रहता है। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि स्ट्रेस बढ़ गई है, और स्ट्रेस बढ़ने का रीजन ये है कि हम लोग जो कंपटीशन को गलत तरीके से ही देखते हैं, हमारा फोकस ही गलत होता जा रहा है। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे जेई क्वालिफाई कर लेना है या नीट कर लेना है या जो भी बड़े बड़े एग्जाम है, इनमें से कुछ बस क्वालिफाई कर लो, लाइफ सेट है। ये जो अप्रोच है ना, ये गलत है। इसकी वजह से ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसकी वजह से ही अब क्लास 8 से भी लोग शुरू कर रहे हैं, क्लास 5 से भी भगवान जाने कब से शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक एड देखा था, उसमें तो वो बोल रहा था आईएएस की प्रिपरेशन ही शुरू कर देंगे क्लास 5 से, कब से। तो मैंने कहा आईएएस का तो मतलब आप एक बच्चे को आईएएस क्या समझाओगे, लेकिन वो प्रिपरेशन शुरू कर देंगे आपकी बचपन से। अब आप मुझे बोलो, क्लास मान लो 10th का भी बच्चा है, और अगर उसको आप अभी से ये बताना शुरू कर दोगे कि तुम्हें आईएएस बनना है, तो ये सोचो कि जब तक वो ग्रेजुएशन खत्म करेगा तभी वो एलिजिबल होगा, लेकिन तब तक उसका स्ट्रेस लेवल कहाँ पहुंच जाएगा।
है ना? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी की जगह अगर ये अप्रोच हम चेंज करें और बच्चों को ये बोले कि आपको अपना बेस्ट देना है और उस बेस्ट से आप जो भी अचीव कर लो उससे हम खुश हैं। ये पेरेंटिंग का मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि पेरेंट्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, या जो भी गार्जियंस हैं या जो भी हैं मेंटर्स हैं, कोई भी हो जो भी स्टूडेंट से बात कर रहा है, उसका यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड करे कि आपको अपना बेस्ट देना है और खुद से ही बस कंपटीशन करना है। आपको नहीं पता दूसरा कितना टैलेंटेड है या कितनी मेहनत कर रहा है या कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे सोता है, खाता है, खेलता है, क्या करता है, तो वो तो आप नहीं कर सकते। तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बस ध्यान देना है। आपको डेली मंथली अब देखना है कि क्या आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आपकी नॉलेज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या आप सैचुरेट हो रहे हो। अगर आप सैचुरेट हो रहे हो तो ब्रेक लेना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करो ब्रेक लो। सैचुरेशन होने के बाद आपका माइंड कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता है, आप कितने भी टैलेंटेड हो। सैचुरेशन हो जाएगा ना, आप बंद कर दोगे, बंद कर दो, बेस्ट है, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज ए पेरेंट, गार्जियन, मेंटर जो भी हैं आप इस चीज पे फोकस करिए कि बच्चा मेहनत करे, लेकिन गोल उसका फिक्स मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल फिक्स नहीं करना है, गोल उसको अचीव करने दीजिए, वो देखिए वो कहां तक जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है इस तरह से कि वो ज्यादा भी अचीव कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है ना कि यही करना है। अब आपने पहले से उसको गोल बना दिया कि जेई करना है तो करना है। अब वो बच्चा परेशान हो गया कि जेई नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। लेकिन अगर इसी की जगह आपने उसको बोला कि नहीं, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम जो क्लियर होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, जो आउटपुट आएगा उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, तो बच्चे को क्या हो गया कि ठीक है, मुझे अपना बेस्ट देना है, जब रिजल्ट आएगा तब डिसाइड होगा कि मुझे क्या करना है। तो वो रिलैक्स हो गया ना, तो हो सकता है उसमें वो ज्यादा मेहनत कर जाए और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए, रादर देन इस चीज के कि आपने उसको फिक्स कर दिया कि जेई नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे लाइफ में। एंड ट्रूथ इज कि सीट्स भी लिमिटेड है, सो देयर आर 50 लाख एप्लीकेशंस and just about 50,000 सीट्स in the government institutions, so remaining 14.5 lakh students। ये तो तुम इसका बता रहे हो, यही जो मैं बोल रहा हूँ, ये यूपीएससी जो आईएएस है, आईपीएस, ये वाला जो एग्जाम है, इसका तो कोई बात ही नहीं करता है। 1 से 2,000 सीट निकलती हैं हर साल, और एप्लीकेंट कितने होते हैं? 11 से 12 लाख। अब परसेंटेज काउंट करो, 1% भी नहीं है। And NEET have about 25 lakh registrations. हाँ, And again similar 50,000 government seats and including private just 1 lakh. आधा % भी नहीं है। आप ये सोचो कि आपकी प्रोबेबिलिटी, जो सिंपल चीज है कि आपकी प्रोबेबिलिटी किधर होने में ज्यादा है, फेल होने में ही ज्यादा है, कि 99.5% चांस कि आप सक्सेस नहीं होगे, है ना? तो आप अपने बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करते हो। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है इसके लिए कि चांस तो ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लेकिन अभी भी पेरेंट्स नहीं समझते हैं ये चीज, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो इसका फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट डर का माहौल क्रिएट किया जाता है, ऐसा बोला जाता है नहीं होगा तो क्या, इतने नंबर आए हैं। नंबर पे, जैसा आपने बताया ना, नंबर पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है। सो बच्चे जो देख रहे हैं आपको, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि भले पेरेंट्स नहीं समझते, रिलेटिव्स नहीं समझते, बच्चे जो देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? तो बच्चों के लिए इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा कि देखिए, जो भी है आपके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो आपके लिए बुरा कुछ चाहता है। बस आपको पहले तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप ट्राई कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स को या अपने जो भी हैं मेंटर्स या जो भी है, उनको कन्विंस करो कि आपको क्या करना पसंद है और आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, या फिर आपके मान लो गोल सिमिलर ही है कि आप भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो या मेडिकल में जाना चाहते हो और आपके पेरेंट्स भी वही चाहते हैं, तो ठीक है, इंटरेस्ट सिमिलर है, लेकिन उनका वे ऑफ वर्किंग आपको पसंद नहीं है किसी वजह से, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है या कुछ भी है, तो बेस्ट थिंग इज कि
ट्राई टू एंजॉय थिंग्स। मैं आज भी कुछ भी पढ़ता हूँ, करता हूँ, सीखता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को एंजॉय करिए, क्योंकि आउटपुट तो कई बार आपके हाथ में होता ही नहीं है। और कई बार क्यों कहूं, कभी शायद आपके हाथ में नहीं होता है। कोई भी आउटपुट है ना, किसी भी हार्डवर्क का कह लो, या किसी भी थॉट प्रोसेस का, या किसी भी चीज का, वो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका परफॉर्मेंस ही खराब हो गया, तो क्या करेंगे आप? या फिर उस साल ही कुछ पेपर टफ आ गया जो आपके बस का नहीं था, है ना? या फिर और भी बहुत n नंबर ऑफ थिंग्स हो सकते हैं। स्कैम हो गया लास्ट ईयर, नीट स्कैम। हाँ, स्कैम हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका जो रिजल्ट है या आउटपुट है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप क्वेश्चन ही मिस कर देते हो। आप कर रहे हो, आपसे पता चला एक क्वेश्चन ही मिस हो गया, और पता चला उसकी वजह से ही सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है। तो देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स विच डिसाइड योर द आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क। तो अगर आप आउटकम पे और रिजल्ट पे फोकस करोगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे और प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आप हमेशा बेटर करोगे। तो आप भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप कुछ और पढ़ रहे हो, या आप और कुछ लाइफ में कर रहे हो। आप मान लो स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते हो, आप क्रिकेट खेलते हो। अब क्रिकेट में क्या कम कंपटीशन है? क्रिकेट वगैरह में तो और ही ज्यादा कंपटीशन है। 11 ही खेलेंगे और करोड़ों लोग खेल रहे क्रिकेट, तो वहां तो और ही सक्सेस का चांस कम है। एकेडमिक्स में तो फिर भी बेटर है रेशियो, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो जब आप खेल रहे हो तो उस समय आप एंजॉय करो उसको। आप अगर ये सोच के खेलोगे ना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप वही एंजॉय करोगे कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे क्रिकेट में इंप्रूव करना है, मुझे आज ये नया शॉट सीखना है, इसमें एक्सपर्ट होना है, आप ये करते रहोगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आपके स्किल सेट को कोई देखेगा और आपका सिलेक्शन कर लेगा। लेकिन आप अगर ये सोच के, ट्रायल्स होते हैं, आप जाते हो, आप अगर ये सोच के जाओ कि आज तो मैं इतना ऐसा खेलूंगा कि इसको इंप्रेस कर दूंगा जो ट्रायल लेने आया है, तो आप जरूर गड़बड़ कर दोगे, आपके गलत शॉट लग जाएंगी, क्योंकि आप अननेसेसरी सोच रहे हो ना, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है। अब वही आप बस ये सोचो कि जो सिंपल बेसिक्स हैं क्रिकेट के, कि मैं बॉल के मेरिट पे खेलूंगा, जैसे ही आएगी मारूंगा, जो जिसको सेलेक्ट करना है वो देखेगा, तो आप हो सकता है बेटर परफॉर्म करो। और यही होता है बच्चों के साथ एग्जाम के दिन, लास्ट जो फाइनल डे आता है, जब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो 1-3 घंटे का एग्जाम सब कुछ डिसाइड कर देता है। एंड वही मैंने देखे बहुत सारे टॉपर बच्चे हमारे भी इतने अच्छे अच्छे नंबर ला रहे होते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम के दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। और कुछ बच्चे जिनके 30-40 नंबर आते थे शुरू में, उनका सिलेक्शन हो जाता है, राइट। तो ये स्ट्रेस वाली बात आपने बिल्कुल सही बताई है। आपका जब आईआईटी में हो गया था सिलेक्शन, तो अपनी आईआईटी जर्नी के बारे में बताइए, लाइफ कैसी थी? आपने तो अलग डिपार्टमेंट भी ले लिया था, तो क्या हमेशा अलग ही करते आए हैं आप चीजें, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब देखिए, जैसा मैं बोल रहा था कि भीड़ बहुत है। अब भीड़ में आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? तो या तो जो सब कर रहे हैं वो करिए, लेकिन फिर उसमें कुछ बड़ा करिए, ठीक है। और नहीं तो आप अलग कुछ करिए बाकियों से, तभी तो आप पता चलेगा ना कि कोई है जो अलग है इस भीड़ से। तो यही 2 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए भीड़ है, अब कोई मान लो 7 फुट का आदमी है, तो वो दूर से दिखेगा, भाई ये 7 फुट वाला है। या फिर कोई गुलाबी रंग लगा के आ जाए तो दिखेगा, अगर सब सेम हाइट के हैं तो कोई गुलाबी रंग लगा के आ जाए तो दिखेगा कि भाई ये गुलाबी रंग वाला है। तो मैं यही कहता हूं कि मैं 7 फुट वाला तो नहीं था कभी, ऐसा तो स्टैंड आउट हुआ नहीं भाई, कॉमन मैन, मिडिल क्लास फैमिली। तो मैंने वो गुलाबी रंग लगाने का सोच लिया। मैंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं सबसे अलग दिखूंगा, कम से कम दिखूंगा तो इसलिए ये अलग करने का थोड़ा मुझे रहा हमेशा। तो इसीलिए जब जेई में सिलेक्शन हुआ तो
कुछ ब्रांचेस थे जो काफी रेगुलर टाइप के ब्रांचेस थे। तो मैंने कहा कि मुझे ये सब नहीं लेना है, क्योंकि इसमें तो बहुत भीड़ है, मैं भी एक शामिल हो जाऊंगा जाके, मैं क्या करूंगा। तो बस वही, जैसा मैं बोल रहा था कि ये आउटकम आपका बहुत एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो मैं सोच के नहीं गया था कि मैं अप्लाइड जियोफिजिक्स ब्रांच सेलेक्ट करूंगा अपने इसमें सिलेक्शन में, काउंसलिंग में। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा कुछ हुआ, डिस्कशंस हुए, किसी ने मुझे कुछ बताया, कुछ प्रोफेसर्स वहाँ थे, आईआईटी कानपुर में ही मैं गया था, और उस सब डिस्कशन के बाद वहाँ ही मेरा माइंड एकदम से चेंज हुआ और मैंने जियोफिजिक्स सेलेक्ट किया। ये जियोफिजिक्स ब्रांच उससे पहले कभी थी नहीं, ये फर्स्ट टाइम नई ब्रांच ऑफर हुई थी, और इस ब्रांच को ओपन करने वाला मैं ही हूँ। और आज तक मेरे से कम रैंक वाले ने उसको कभी लिया नहीं, मैं सबसे कम रैंक में वो ब्रांच लेने वाला हूँ आज तक का। जबकि 2006 से 20 साल ऑलमोस्ट होने वाले, 19 साल हो गए। मैं बात करता रहता हूँ उधर, लेकिन आज तक कोई नहीं है जिसने मुझसे पहले उसको ओपन किया हो ब्रांच को। तो उस समय सब सरप्राइज भी थे कि ये नई ब्रांच ले ली तो बहुत रिस्की है। तो मैंने कहा रिस्की होगी, पर अगर ये ब्रांच पढ़ाई जा रही है तो उसका कुछ यूज भी तो होगा ना भाई। ऐसे ही कोई नई ब्रांच तो नहीं शुरू की जाती है, हम लोग भी नए ब्रांचेस स्टार्ट करते हैं अपने आईआईटी में। अभी हम नया प्रोग्राम कुछ लॉन्च कर रहे हैं, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर करके। तो अब ऐसे ही तो नहीं शुरू कर रहे हैं, उसकी डिमांड है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, हमें सोसाइटी में नीड दिख रही है, कंपनीज में नीड दिख रही है, तो हम उसको शुरू कर रहे हैं ना। तो मेरा वही मानना था कि कुछ नया शुरू हो रहा है तो जरूर उसकी नीड है, और अगर नीड है तो क्यों ना मैं वो पहला बनूं जो उस नीड में जाके यूजफुल बनूं जाके। तो इसलिए थोड़ा अलग किया। क्या था जियोफिजिक्स में? तो जियोफिजिक्स बेसिकली अर्थ साइंस है, जिसमें जियो और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग फिजिक्स के एप्लीकेशन यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड अर्थ एंड अर्थ फीचर्स। और जैसे कि ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, माइनिंग, कोल एक्सप्लोरेशन, ये जो लोग आपके लिए पेट्रोल और ये सब खोजते हैं ना, ये सब जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट ही होते हैं। तो यही पढ़ाई थी उसमें। और बस कॉलेज लाइफ में तो उसके अलावा भी बहुत कुछ किया, जैसे थिएटर किया, पोएट्री की, डांस किया, और माइम वगैरह भी किए, जिसमें आप बोलते नहीं हो, पेंट करते हो ना मुंह पे, वो सब भी किया। जो कुछ एक्टिविटी हो सकती थी किया। इवन कल्चरल में हमारा एक क्लस्टर था आर्ट साइंसेस वगैरह का, तो हमारा क्लस्टर मेरे ज्वाइन करने से पहले हमेशा लास्ट आता था। जब मैं ग्रेजुएट हुआ 5th ईयर में, तो हमने वो चैंपियनशिप जीती उस साल। 4 साल मैंने मेहनत की पूरे ग्रुप ने, मैंने अकेले नहीं की ऑफ कोर्स, हमारे ग्रुप ने बहुत मेहनत की, मेरे साथ के लोग और जूनियर्स कुछ थे, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और फाइनली मैं वहां से खुश होकर निकला कि हम अपने क्लस्टर को चैंपियन बना के निकल रहे हैं। उस साल हमने वो ट्रॉफी जीती थी, और उस साल हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि लास्ट के 2-3 इवेंट पहले ही हम विनर हो गए थे, इतना आगे थे हम दूसरों से सारे कॉम्पिटिशन्स में। तो ये सब किया, बहुत कुछ किया। वह सारे कॉलेज वाले जो काम होते हैं सब किए। अच्छा। जो प्रॉपर स्टूडेंट लाइफ में करते हैं, लड़ाई, सब कुछ। अच्छा। हाँ, ठीक है, मतलब उसमें वही मैंने कहा था, मुझे भगवान मत बनाओ, मैं ऐसा कोई स्पेशल नहीं हूँ। हमने झगड़े भी किए, हमने जाके बवाल भी किए, प्रोफेसर से झगड़े भी किए, एडमिन में झगड़े किए, धरना प्रदर्शन भी बहुत किए, और ये सब भी किया, और उसके लिए डांट भी खाए, मास बंक भी किए, ये सब भी किए हैं, काफी फनी चीजें की। लेकिन ठीक है, वो सब भी पार्ट ऑफ लाइफ था। So this was integrated course? 5 year integrated course। अच्छा। एक साल बचाना था ना। हाँ। डिग्री वॉज MSc, फाइनली BSc MSc। इंटीग्रेटेड MSc टेक डिग्री थी, तो अच्छा। काफी वियर्ड सी डिग्री है। MSc टेक और MTech? नहीं, MSc टेक। अच्छा। ये काफी मैंने बोला ना अलग के चक्कर में, तो मैंने कहा ये डिग्री का नाम मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा ये MSc टेक है, दोनों है, BTech MTech भी हो गया और BSc MSc, आप जिस भी फ्लेवर में देखना चाहो इसको। तो जिसको MSc समझ आता है उसको मैं MSc बता देता हूँ, जिसको MTech समझ आता है तो MTech चल जाता है। एंड एक बार जब IIT में फाइनल ईयर आने लगता है, तब सोचना होता है कि अब क्या करेंगे, कॉलेज खत्म। Then how did you decide about further career?
तो उसका भी वही है कि जो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो मैंने इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ में, कि कभी वो नहीं फिक्स किया कि ये गोल यही अचीव करना है, बस ये सोचा कि मुझे क्या करने में मजा आता है। तो मुझे पढ़ने में मजा आता है, मुझे सीखने में मेनली मजा आता है, सिर्फ पढ़ने में नहीं, मुझे नई नई चीजें सीखनी होती हैं। मैं अभी भी स्पेस साइंस प्लेनेटरी साइंस पढ़ाता हूँ, पर मैं बायोलॉजी की चीजें सीखा करता हूँ, मैं कई बार लिटरेचर पढ़ता हूँ, बहुत अलग अलग चीजें पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, हर चीज सीखनी है। मुझे कई बार लोग चलता फिरता गूगल बोल देते हैं मेरे घर में, क्योंकि मुझे सब पता होता है कि ये इसलिए होता है, ये इस वजह से होता है, उस वजह से होता है। मुझे बस सीखने का इंटरेस्ट है, तो मुझे था कि मुझे और सीखना है। तो मैंने कहा मैं कहाँ सीख सकता हूँ, तो अब आईआईटी तो कर लिया, तो आईआईटी से किसी बेटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो इसलिए बस एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक था, और तो फिर वही शौक पूरा कैसे करा जाए, तो उसके लिए पीएचडी ऑप्शन दिखा कि मास्टर्स तो कर ही ले रहे हैं, तो अब फिर से मास्टर्स करने का कोई वो नहीं है, तो पीएचडी करते हैं। और तो पीएचडी का था, और हमारे फैमिली में भी था कि कोई डॉक्टरेट नहीं है, कोई पीएचडी होल्डर, इतनी पढ़ाई लिखाई किसी ने की नहीं है, तो कोई करे तो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो सीखने का इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि मैं बाहर जाके पीएचडी करूं। तो वही बात है, बस पीएचडी के लिए अप्लाई किया, कोशिश करते रहे, और कुछ अलग करने के लिए मतलब एमटेक में मेंटर ढूंढे जिन्होंने मुझे हेल्प किया और ऐसी चीज़ों में हेल्प किया, और उन्होंने मुझे हेल्प किया कि मुझे इंटर्नशिप मिली इसरो में उस टाइम पे। ये 2010 की बात है ना, 2009-10 की। इसरो में क्या प्रोजेक्ट था? उस समय चंद्रयान गया था, चंद्रयान 1, और चंद्रयान 1 पे पहला पब्लिश पेपर मेरा है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। और इसलिए धनबाद में फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान टाइम्स में 2010, मुझे डेट भी याद है, अगस्त 28, 2010 को फ्रंट पेज पे मेरा फोटो आया था मेरे पब्लिकेशन के साथ। तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि फ्रंट पेज न्यूज़पेपर, वो भी नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मेरा फोटो आया। फर्स्ट पेपर ऑफ चंद्रयान 1। हाँ, तो ये रिसर्च पेपर हमने किया था, मैंने इसरो में जाके अहमदाबाद में ये काम किया था, और मुझे भी नहीं पता था वो फर्स्ट पेपर है एक्चुअली। जब आया तब मुझे पता चला। तो यही जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, आप अपना प्रोसेस एंजॉय करो, आप अपने आउटकम को डिसाइड मत करो। जब मैं वो इंटर्नशिप करने गया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इससे आउटकम क्या मिलेगा, मैं बस ये करने गया था कि मुझे इसमें मजा आता है, मुझे ये काम करना है, और काम करके जो आउटपुट आएगा वो देखा जाएगा। इसरो में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इसरो उस समय काफी स्ट्रिक्ट था, अब तो काफी थोड़ा रिलैक्स भी हुआ है। तो अभी भी स्ट्रिक्टनेस तो है, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो अलग ही रिस्ट्रिक्शंस है, बट ये था कि काम अच्छा होता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं वहां पे, पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है ठीक है, थोड़ी कर ली और फिर रिलैक्स करो, एंजॉय करो लाइफ। तो इसीलिए शायद मैंने उधर से जॉब भी छोड़ी, क्योंकि इतनी मेहनत क्या करना है, लाइफ में एंजॉय भी करना है ना, हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। एनीवेज, तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मैं उधर सिर्फ 1-1.5 महीने ही था, बहुत लंबा टाइम नहीं था, बट लकीली वो मुझे काम करने का मौका मिल गया उस डेटा पे, जिसका एक्सेस ऐसे तो अवेलेबल नहीं था, बट क्योंकि मैं वहां अंदर काम करने गया था। और उस समय मैं किरण कुमार सर हैं, उनसे मिला था, वो इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं, और अभी तो शायद वो कुछ गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी और उसमें भी हैं, काफी बड़ा नाम है, आप उनको सर्च कर सकते हो गूगल पे, किरण कुमार सर हैं। तो वो उस समय वहाँ के हेड थे, डायरेक्टर थे सैक एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के। तो उनसे मैं मिला था पहली बार वहाँ, एंड उनकी पर्सनालिटी देख के ही मुझे लगा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, यहाँ पहुंचा जा सकता है, कुछ अलग किया जा सकता है लाइफ में। और ये सब जो फील्ड है, ये एक्चुअली में हम लोगों को इतना पता नहीं होता है, बट हम अगर थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो हम बहुत कुछ है करने के लिए, वही सीधा सीधा एक घिसी पिटी लाइन में चलने के बजाय। लेकिन बच्चों को कभी कोई बताता नहीं ये चीजें। हाँ, उसका रीजन है कि पता ही नहीं है ना लोगों को। मुझे भी नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, पता कैसे चले, क्योंकि है क्या कि हम लोग पता करना भी नहीं चाहते। ट्रू। हमने सुन रखा है, हमने मान लिया है कि जेई से अच्छा कुछ नहीं है,
या फिर नीट से अच्छा कुछ नहीं अगर आप मेडिकल में जा रहे हो। या तो आप इंजीनियर बन जाओ या एमबीबीएस कर लो, डॉक्टर बन जाओ। तीसरा, अगर आप किसी से पूछो तो वो सोचता है आदमी 2 मिनट की अच्छा इसके अलावा भी कुछ होता है क्या। जबकि आप बाहर निकलो तो आप देखो कितने तरह के काम कर रहे हैं लोग। अभी हम लोग इधर ही बैठे हैं तो ये सब जो रिकॉर्डिंग और ये सब भी काम है ना, तो क्या ये खराब काम है या गलत काम है? नहीं ना, इसका भी अपना फील्ड है, अपना इंटरेस्ट है लोगों का। मैंने भी फिल्म मेकिंग सीखी है, बहुत क्लोजली काम किया लोगों के साथ, तो समझा कि नहीं बहुत चीजें हैं करने के लिए, बस लेकिन हमारी नॉलेज बहुत कम है। और उसका रीजन है कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। करेक्ट। एंड आई थिंक काफी ज्यादा ब्रेन वॉश भी हो जाता है जब इतनी यंग एज में बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है कि बस यही करना है और कुछ एक्सप्लोर भी नहीं करना है। राइट। अभी तो फॉर्चुनेटली हमें कॉल्स आते हैं अब शास्त्रा में बच्चों के कि एक मम्मी थी, उन्होंने कॉल किया था कि मेरा बेटा है अभी 8th क्लास में है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान है, आपसे बात करना चाहता है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, राइट, कॉस्मोलॉजिस्ट बनना है, कुछ लोगों को ब्लैक होल्स पे रिसर्च करनी है, स्पेशली स्पेस साइंस, प्लानिटरी साइंस, इन चीज़ों पे काम करना होता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग, लेकिन कोई बताता नहीं कि करें क्या, कैसे करें। इन सभी इंस्टीट्यूट आइजर नाइजर के बारे में लोगों को नहीं पता है। जैसा आपने बताया IITs या तो एम्स, बीटेक या MBBS यही पता था। फॉर्चुनेटली अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो अभी और भी लोगों को पता चलेगा। आई वॉन्टेड टू नो कि एक बच्चा जिसको इसरो में काम करना है, इंटर्नशिप करनी है, कैसे कर सकता है? इंटर्नशिप के लिए तो कई तरीके हैं। पहला तो आप उनके वेबसाइट्स पे जा सकते हो, वेबसाइट्स पे अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती हैं। जैसे PRL में मैंने काम किया तो PRL की वेबसाइट पे आप जाओगे तो समर इंटर्नशिप करके एक टैब ही मिल जाएगा आपको। आप बस देखोगे अपॉर्चुनिटीज में तो मिल जाएगा, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो सीधा। वेबसाइट्स और भी जो भी सेंटर्स हैं, तो आप पहले क्या करो, आप इसरो के सेंटर्स सर्च करो और उस सेंटर्स की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ। आप सीधे इसरो की वेबसाइट पे देखोगे तो कुछ मिलता नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसरो एक बड़ी हेड बॉडी है ना। तो आप सेंटर्स जो हैं उसके मतलब एक SAC है जैसा मैंने बताया अहमदाबाद में ही, SPL है साउथ में, बेंगलोर में कुछ सेंटर्स हैं। तो आप उन सेंटर्स की वेबसाइट पे जाओ और मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। दूसरा वही है कि आप कॉन्टैक्ट्स करो लोगों को। तो आप एक कंसेप्ट होता है कोल्ड ईमेल्स लिखने का, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, या फिर जस्ट ईमेल से ही कांटेक्ट करने का। बहुत लोग डरते हैं ईमेल लिखने में ही कि वो इतने बड़े आदमी है, मैं ईमेल कैसे लिखूं, वो पढ़ेंगे भी नहीं मेरा। हाँ, आप ये सोचो, आप नहीं लिखोगे तब तो कोई पढ़ेगा ही नहीं ना, तब कैसे पढ़ेंगे? तो एटलीस्ट लिख दो, शायद कोई पढ़ ही ले। मैंने भी PhD से पहले कम से कम 100 लोगों को ईमेल लिखे थे PhD करने के लिए। 100? हाँ, और उसमें से मुझे 10 ही रिप्लाई आए, लेकिन आए तो ठीक है। और PhD मैंने की जाके किसी 11वें के पास ही, जिसका ईमेल, जिसको मैंने ईमेल किया भी नहीं था, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ट्राई तो करो, वो नहीं होगा वो उसमें क्या जा रहा है, ईमेल लिखने में तो पैसा भी नहीं लगता। ठीक है ना। तो ये है, आप ईमेल्स लिखिए, आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए। अलग अलग जगह पे बहुत लोग हैं, आप थोड़ा सर्च करिए। आजकल तो गूगल है और ये इंटरनेट है, बहुत कुछ सर्च करने से मिल जाता है। हमारे टाइम तो वो भी मुश्किल था कि भाई सर्च कैसे करोगे, अभी तो गूगल मुझसे छोटा ही है। तो हाँ, तो वही था। तो हम लोग ऐसे ही काम करते थे, कॉन्टैक्ट्स पे लोगों से बात करके। और अपॉर्चुनिटीज देखिए, कई बार होता क्या है कि जैसे ईमेल जैसे लिखने से लोग डरते हैं ना, तो कई बार कॉलेज में लोग आते हैं या कहीं पे आप इंस्टीट्यूट में, तो वहां लोग आते हैं किसी इवेंट में, और बहुत से लोग तो डरते हैं उनसे बात करने से ही कि कैसे इनसे बात करें। अरे जाओ बात कर लो, ट्राई कर लो, शायद कुछ हो जाए। तो कई बार ये भी एक होता है कि मैंने देखा है कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं बात, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं ऐसे खुल के पहुंच जाता था। मुझे अगर किसी से काम है तो मेरा कहना यह है कि कुआं चल के तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो भाग के पहुंच जाओ। वो बंदा सामने वाला तुमको मना कर देगा, पसंद नहीं करेगा, ना कर देगा, या तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है, मेरा उसमें कुछ नहीं गया ना, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो करना बहुत जरूरी है। सर, जब आपका बैचलर्स मास्टर्स खत्म हुआ IIT धनबाद से, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कैसे पहुंचे एंड व्हाट इज द प्रोसेस जो बच्चे भी यूज कर सके?
प्रोसेस बहुत सिंपल है। वही जो मैं कह रहा था, इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ मिल जाता है और बाकी गाइड्स, मेंटर्स भी मिल जाते हैं। प्रोसेस में कुछ नहीं है, आपको जीआरई का एग्जाम देना है और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, जो भी आपकी पसंद की यूनिवर्सिटीज है। और जब आप अप्लाई करते हो और आपका जीआरई स्कोर होता है, हाँ, एप्लीकेशन में जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, बाहर क्या है, बाहर आपके वो स्कोर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो ये इंडिया वाला सिस्टम ज्यादा नहीं चलता है उधर कि जीआरई में आपका 100% स्कोर है तो आपको ले ही लेंगे। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मेरे बैच में एक लड़का था धनबाद में, उसका फुल स्कोर आया था उस समय 1500 का होता था जीआरई, मुझे नहीं पता कितने का। तो 1500 का मैं, उसका 1500 था स्कोर और मेरा 1150 था। मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम हो गया था, इंग्लिश भाई इतनी अच्छी नहीं थी, कानपुर से थे और मेरा सिलेक्शन हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बाद में मुझे पता चला। और उसका रीजन क्या होता है ना कि जब स्कोर तो अपनी जगह है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, उस स्कोर के साथ साथ आपको उसमें एप्लीकेशन में अपने लिखनी होती है एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो वो आपको बताना होता है कि आप क्यों ये करना चाहते हो। और वही जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था कि अगर आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो ना, तो यही चीज आप बहुत अच्छे से बता पाओगे कि आप ये क्यों करना चाहते हो। आपका मोटिवेशन उस लेटर में दिखता है, फिर आपका इंटरेस्ट, आपका एक्साइटमेंट सब दिखता है उसमें। लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं की है और आपने बस लोगों के बोलने पे काम किया है या इस तरह से करते आ रहे हो, तो आपका वो मोटिवेशन नहीं दिखेगा आपके लिखने में, वो निकल के नहीं आएगा। आप आज चाहे चैट जीपीटी यूज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ह्यूमन टच डालना पड़ेगा, उसके बिना तो आपका नहीं होगा। तो कभी प्रेशर नहीं आया फैमिली से कि नौकरी करो आईआईटी के बाद, 5 साल पढ़ाई हो गई है? इस मामले में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। हाँ, उनका एक ये था कि अगर जॉब है तो कर लो, जॉब देख लो, जॉब मतलब ले लो, और फिर अगर हो जाए पीएचडी में तो उधर चले जाना, जॉब छोड़ देना। लेकिन मैं थोड़ा अलग माइंड का था, तो मैंने बोला कि जब जॉब करनी नहीं है तो मैं जॉब में बैठूं क्यों। और टॉपर भी था अपने कॉलेज में, तो मैंने कहा कि मैं टॉपर हूं, मैं जॉब में बैठूंगा, मुझे तुरंत जॉब मिल जाएगी, तो किसी की सीट खराब हो जाएगी, क्योंकि कंपनी तो आके फिर चली जाएगी, तो वो फिर दोबारा रीहायरिंग के लिए तो आएंगे नहीं। तो मैंने कहा कि मैं किसी की जॉब ले लूं, वो भी मुझे पसंद नहीं था। मैंने कहा मुझे जाना ही है, तो मैंने फिर जॉब में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया, जैसे मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कभी ऐसे रोका नहीं कि ये मत करो, वो करो, ऐसा करो। उनका बस था कि देखो कि क्या कर रहे हो, थोड़ा फोकस रखो काम में। मैं ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें कर रहा था, तो वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे कि करना क्या चाहता है। बाकी उसके अलावा उनको था कि करते रहो, जो भी करने का मन है, पढ़ते रहो, सीखते रहो। तो पीएचडी कर रहे थे तो वो खुश भी थे कि हाँ भाई कोई पीएचडी करने जा रहा है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने यूएस में पीएचडी का बताया? वो खुश थे। वो उतना ही खुश थे जब मेरा जेईई में सिलेक्शन हुआ था। जेईई में सिलेक्शन के टाइम भी काफी खुश थे कि भाई सिलेक्शन हो गया, अब तो बेटा विदेश जा रहा है। हाँ, तो और ज्यादा खुश थे कि मतलब वो जो होता है ना कि आइडियल मिडिल क्लास सक्सेस स्टोरी, उस टाइप की हो रही थी। तो वो तो अपनी जगह खुश थे। तो बस, और क्या। यूएस में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, यूएस में तो यूएस एक्चुअली वही जो मैंने एक पहले बात बोली थी कि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है और आपको कितना कम पता है। यूएस जाके रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं जानते हैं और एक्चुअली हम लोग कहीं नहीं हैं। मैं किसी को मतलब कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ या डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जाओ, सिर्फ यूएस की बात नहीं है, मैं और भी देशों में गया हूँ। द थिंग इज यू गेट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको वही चीजों का एक बहुत अलग नजरिया मिलता है कि पढ़ाई ऐसे भी की जा सकती है, रिसर्च अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं, अच्छा इस तरह से भी सोच सकते हैं, या ये काम ऐसे भी हो सकता है। ये चीज पे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ लोगों को पता ही नहीं है या कभी जानकारी मिली ही नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में। जब आप बाहर निकलते हो, आप बाहर लोगों से बात करते हो, तब आप देखते हो कि
कितना नया कुछ हो रहा है, कितना कुछ अलग हो रहा है। अच्छा बुरा एक अलग मैटर है, हाँ कोई कुछ चीजें पसंद कर सकता है, कोई कुछ चीजें ना पसंद कर सकता है, वो अपनी जगह है। बट वही बात है कि काफी आपका नजरिया बदल जाता है चीजें देखने का। आपको लगता है, आपको समझ आता है कि अच्छा आप तो कितना कम जानते हो, आपको तो कुछ नहीं ऐसे आता। क्या कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें आपको दिखी या अचानक से रियलाइज हुआ ये तो बहुत अलग है इंडिया से? सबसे पहला, जितनी फ्रीडम वहां पे मिलती है आपको अपना काम करने के लिए और अपना कुछ भी अगर इनोवेट करना है, हम्म। तो वो फ्रीडम बहुत ज्यादा है वहां पे। आप फेल होते हो तो कोई भी आपके ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं करता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ मुझे देखती है कि आप फेल हुए नहीं कि लोग फिंगर पॉइंट करने लगते हैं कि अरे तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो नुकसान कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। वहां लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और इसीलिए शायद वो इतना आगे हैं। देखो, उन्होंने रिस्क लिया तो वो मून पे पहुंच गए। अब हमको अपोलो 11 की स्टोरी पता है सबको कि नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे ये वो, लेकिन सोचो कि अपोलो 11 क्यों है, उसके पहले 10 नंबर कहाँ गए? वो मिशन फेल हुए। कई लोग, कई एस्ट्रोनॉट तो मर गए, उसमें डेथ हो गई उनकी बेचारे की, लेकिन उन एस्ट्रोनॉट्स ने भी रिस्क लिया ना। नासा ने रिस्क लिया। भारत में तो 3 फेल हो जाते तब तो तहलका मच जाता कि फंडिंग ही क्यों मिल रही है इसरो को। लोग ही बोलने लगते कि अरे यहाँ तो एक डेथ भी हो जाती तो कितना मुश्किल हो जाता, लेकिन दे केप्ट ऑन गोइंग कि नहीं नहीं हमें करना है, हमें अचीव करना है। तो वो जो रिस्क लेने का एपेटाइट होता है और उसके लिए जो बैकिंग और सपोर्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है, और वो इंडिया में बहुत कम मिलता है। और सिर्फ ये, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली या पेरेंट्स, मतलब ओवरऑल आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी कहीं पे भी हो, आप कहीं से मान लीजिए आपको गवर्नमेंट ही फंडिंग मिली और आपने बोला आप ये आउटपुट दोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे आप ऐसा, और अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको फंडिंग नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि अरे पिछली बार आपको दिया था और आप तो फेल कर दिया, आपका कुछ आउटपुट नहीं आया, और आपको फंडिंग नहीं देंगे। क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि हम आउटपुट ड्रिवन है, हम प्रोसेस ड्रिवन नहीं है। ये चीज बाहर अलग है, वो लोग प्रोसेस ड्रिवन है। वो क्या होता है, अच्छा फेल हो गए लेकिन इस बार हमने ये सीखा, ये मिशन फेल हुआ तो इसमें ये गलती हुई हमसे, इसलिए ये मिशन फेल हुआ, तो अगली बार हम ये इंप्रूव करेंगे और देखेंगे कि मिशन फेल ना हो। और इस तरह से वो इंप्रूव करते हैं। हमारा माइंडसेट कैसा रहता है, ओ ये फेल हो गया, बंद कर दो भाई, अब और रिस्क नहीं लेना है। और इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में कैसा एक्सपीरियंस था? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का तो क्या बताऊं, वहां तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसे बांध टूट गए पहुंच के। एक मिडिल क्लास का लड़का पहुंच जाता है कितने बड़े शहर में, इतने बड़े देश में, मतलब जिसे कहते हैं ना आंखें चौंधिया जाती हैं कि भाई चल क्या रहा है, क्या इतना डेवलपमेंट भी हो सकता है, इतना ऑर्गेनाइज हो सकता है कि कोई अपनी लेन से दूसरी लेन में भी नहीं शिफ्ट कर रहा है ट्रैफिक में, और इतना डिसिप्लिन हर चीज में, खुद मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। आपको मैं बताता हूँ एक मतलब वहाँ का जो कल्चर है, और सिर्फ मिशिगन का नहीं है, वहाँ के यूनिवर्सिटीज का ही कल्चर है। वो ऑनर कोड तो यहाँ पे भी रहता है, लेकिन वहाँ के ऑनर कोड आप सेल्फ इंप्लीमेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम लोग जब एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम में कोई प्रोफेसर नहीं रहेगा, कोई इन्विजिलेटर नहीं रहेगा। आपको खुद ऑनेस्टी मेंटेन करनी है कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो एग्जाम में। और हम लोग एग्जाम लिखते थे और कोई चीटिंग नहीं करता था। और कोई करता भी तो करने नहीं देता होगा किसी। हाँ, और ये भी था कि अगर वहां पे ये था कि अगर आपने देखा किसी को चीटिंग करते हुए तो आपको रिपोर्ट करना है। और वो लोग करते थे रिपोर्ट, और इसलिए नहीं कि किसी से बदला लेना या ऐसा कुछ नहीं, ऑनेस्टली अगर किसी ने चीटिंग किया है तो दूसरा स्टूडेंट उसकी कंप्लेन करेगा। लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन कि चीटिंग नहीं करनी है। भारत में ऐसा कभी हो सकता है? मुझे तो नहीं पता कि हो सकता है, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि अगर ये चीज हम इम्प्लीमेंट कर सके, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ऑनेस्टी, तो फिर जरूरत ही क्या है। अब देखो ना, करप्शन खत्म हो जाएगा अगर आप सेल्फ ऑनेस्टी रख लो, तो सारा करप्शन खत्म हो जाएगा।
आप करप्शन खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा, हर चीज में, हर सेक्टर में डेवलपमेंट होने लगेगा, फास्ट हो जाएगा। बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे तो आपको स्टूडेंट आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, एज अ प्रोफेसर अगर मैं चीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब चीटिंग इन द सेंस कि मैं अपने क्लासेस प्रॉपरली ले रहा हूँ, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्लास में छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मेरी टीचिंग इंप्रूव होगी तो बच्चे अच्छा सीखेंगे ना। आप कोई भी एस्पेक्ट ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे ही ये सेल्फ डिसिप्लिन आ गया ना, या सेल्फ ऑनेस्टी, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। कलेक्टिवली हम इंप्रूव कर जाएंगे, कलेक्टिवली हम इतना ऊपर चले जाएंगे, फिर उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कुछ करे ना करे उसका जरूरत ही नहीं है। कितने साल चली आपकी पीएचडी? 5 साल चली ऑन पेपर। 2011 में गया, 2016 में वापस आया, तो 5 साल पूरा। पीएचडी कैसी थी? व्हाट वाज योर थीसिस अबाउट? प्रोफेसर कैसे थे आपके? गाइड वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीएचडी में मैंने मस्ती ज्यादा करी है, काम कम किया है। और गाइड का ऐसा था कि पहले मैंने गाइड के साथ काम शुरू किया था, पर हमारी ज्यादा बनी नहीं, मतलब कोई पर्सनल इश्यूज नहीं थे, बट प्रोफेशनली हम जिस तरह से काम करते थे और जो मतलब मेरा रिसर्च इंटरेस्ट थे उसमें मैच नहीं हुआ, तो मैंने गाइड फिर स्विच किए थे। तो 2 साल के बाद मैंने गाइड स्विच किए थे। तो जो मेरे गाइड थे डॉक्टर मार्क फ्लैनर, बहुत अच्छे गाइड हैं और उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी। उनका प्लानिटरी साइंसेस में कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने पहले कोई काम नहीं किया था प्लानिटरी साइंस में, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी जब मैंने उन्हें अपने इंटरेस्ट शेयर किए कि जो भी करना मैं चाहता था वो करने अलाउ किया मुझे, और उसके लिए मैं पता नहीं हमेशा उनका ग्रेटफुल रहूंगा। और मैं बता नहीं सकता मैं कितना धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने मुझे समझा। और इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में एक सही मेंटर का मिलना बहुत जरूरी है, सही गाइड का मिलना बहुत जरूरी है। और वही एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, मेरी किस्मत में वो थे तो मुझे मिल गए। देखो जा जाके कैसे तो स्विच करके मिले। ये भी बड़ी मुश्किल होती है। इफ यू चेंज अ गाइड, दैट्स लाइक बाकी लोगों को भी पता होता है व्हाई आर यू स्विचिंग, क्या दिक्कत है, इज द फॉल्ट विद द स्टूडेंट और द प्रोफेसर। तो ये भी एक चीज है जो मैंने बाहर सीखी कि कैसे आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हो। ये अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब करते हैं, पर काफी ज्यादा है कि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं। आप एज अ प्रोफेसर हो सकता है मेरी किसी स्टूडेंट से नहीं बनी, या मेरे तरीके या मेरा काम करने का जो तरीका है वो किसी स्टूडेंट से मेरा नहीं मैच किया, तो एज अ प्रोफेशनल आई शुड लेट देम गो। ठीक है ना? इंडिया में नहीं होता ये, आप तो आईआईटी में ऑलरेडी देख रहे होंगे। वही बात मैं बोल रहा था कि हम ईगो पे ले लेते हैं क्योंकि हम वही पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को अलग नहीं कर पाते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ है, अगर कोई स्टूडेंट है उसकी मेरी नहीं बैठ रही है तो ये एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है भाई 2 लोग हैं नहीं बन रही है साथ में, तो उसमें बेस्ट ये होता है कि हम अपना पर्सनल ईगो अलग रखें और उसको जो करना है करने दें और जाने दें। और यही चीज वहां बाहर यूएस में लोगों ने बहुत अच्छे से अडेप्ट की हुई है। यहां तक कि जब मैंने अपने गाइड को छोड़ा था तो शुरू में अगर मुझे रेफरेंसेस चाहिए होते थे कहीं पे, तो वो मेरे पुराने गाइड ही मेरे रेफरेंस देते थे। उन्होंने कभी मना नहीं किया या कभी खराब रेफरेंस नहीं लिखा कि मतलब गुस्से में खराब रेफरेंस लिख दें कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ये चीज होती है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे ये इश्यूज हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब चीजें हम सीख सकते हैं और इसको करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को समझाने की जरूरत है कि हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस, बस। फाइनली जब आपकी पीएचडी खत्म हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, बाय द वे अपार्ट फ्रॉम पीएचडी आपने क्या किया, इसका भी मुझे जानना है। यूएस में इतनी फ्रीडम थी, आपने बोला पूरा डैम खुल गया। हाँ, तो जैसे वहाँ पीएचडी तो मैं इसमें कर रहा था, ये प्लानिटरी क्रायोस्फीयर फील्ड था मेरा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट
तो वही सीखने में था, कई चीजें समझने में था, जानने में था, करने में भी था। तो वहां पे मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, तो मैं थिएटर करता था। फिल्म मेकिंग क्लासेस ज्वाइन की, तो डायरेक्टिंग सीखी मैंने, कैमरा वर्क सीखा, और प्लस सिनेमेटोग्राफी, ये सब सीखा जो भी फिल्म मेकिंग में यूज होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग जो भी। और उसके साथ साथ मैंने डांस क्लासेस भी की। तो मैंने ये बॉल रूम डांसिंग, इस तरह की जो डांसिंग होती है, सालसा वगैरह, वो सब भी सीखा, वो भी किया। प्लस मैंने कुछ सोशल ग्रुप्स ज्वाइन किए अपने यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग लोकल स्कूल्स में जाके पढ़ाते थे कभी कभी, मतलब पढ़ाना ऐसा क्लास नहीं, बट जाके ऐसे ही एक लेक्चर ले लिया या कुछ टॉपिक जाके समझाया, तो जस्ट सोशल कॉज। और कई बार सोशल कॉजेस के लिए लोकल जगहों पे जाके काम किए, अलग अलग जगहों पे। तो हर तरह का एक्सपीरियंस लिया, और यही मैं बोलता हूँ, और ये स्टूडेंट्स से मैं बोलूंगा भी कि आप जहां पे भी हो, किसी भी कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आप ट्राई करो कि आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो। इसलिए नहीं कि आपको उस फील्ड में जाना है ऐसा कुछ, इसलिए कि आप समझो कि क्या क्या और है, और आप क्या क्या सीख सकते हो। आपको चाहिए, आप एक ही चीज नहीं कर सकते पूरी जिंदगी, आपको कुछ तो चाहिए जो आप उसके अपने मेन काम के अलावा भी करते हो। अगर आप मान लो आप थिएटर के स्टूडेंट हो, तो आप थिएटर के अलावा फिर कुछ करो, ताकि आपको कहीं तो कुछ ऐसा करने को मिले जो आपका रेगुलर डेली जॉब नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। पीएचडी जब आपका खत्म हुआ, देन अगेन वही सवाल कि पीएचडी के बाद या तो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करे या जॉब करे, यूएस पे रहे, इंडिया में रहे। आपने बताया भी था इस दौरान आपकी शादी भी हुई थी, राइट? तो कैसे मैनेज किया, फ्यूचर लाइफ के डिसीजंस कैसे लिए आपने पीएचडी जब खत्म हो गई? देखो, शादी तो जैसे होती है हो जाती है अरेंज मैरिज हमारे यहाँ। तो वो मैं पीएचडी कर रहा था तभी हो गई थी, और उसके बाद मैं गया, मैंने पीएचडी खत्म की, वापस आ गया। तो एक वही चीज जो मैंने पहले बोली, मुझे वापस तो आना था, मतलब वही दूसरे देश में। ठीक है, सब बहुत अच्छा था, सब पसंद भी आ रहा था, लेकिन एक मन में था कि क्यों ना मैं ये चीजें सीख के वापस जाऊं और वहां कुछ चेंज लाने की कोशिश करूं अपने देश में। यहाँ तो मैं इसका ही पार्ट बन जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो बहुत लोग हैं करने के लिए, तो क्यों ना मैं वापस जाऊं। तो ये एक था, तो इसलिए वापस तो आना था, तो वापस आ गया। वापस आने के बाद हाँ, एक बहुत फनी डिबेट रही कि मैं अपनी एकेडमिक्स में जाऊं या फिर मैं फिल्म मेकिंग में चला जाऊं। अच्छा। तो एक टाइम पे काफी डिबेट रही मेरी और मेरी फैमिली के बीच में, चलता रहा कि मैं फिल्म मेकिंग में ही चला जाऊं क्या, ये सब छोड़ देता हूं। हाँ, इतने सालों की पढ़ाई, 10 साल पढ़ाई की आपने, राइट? राइट। तो लेकिन वही बात जो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कुछ कर रहे हो, तो अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो फिर करने का मतलब नहीं है। तो मुझे था कि मैं शायद इसको ज्यादा एंजॉय करूंगा, और शायद किस्मत में मुंबई आना ही था। तो डिबेट कर करके यही हुआ कि नहीं, एकेडमिक्स लाइन में ही रहते हैं, क्योंकि उधर सक्सेस का रेशियो ज्यादा है एकेडमिक्स में। उस लाइन में तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क, हम मिडिल क्लास वाले रिस्क लेने से डरते हैं थोड़ा सा, है ना। तो एनीवेज फिर एकेडमिक में ही स्टे किया और पीआरएल गया, फिर उसके बाद अब आईटी बॉम्बे। देखो, तो बाद में फाइनली मैं मुंबई आ गया। शायद मैं फिल्म लाइन में जाता तो भी मुंबई आ जाता। तो ये डिबेट चला कुछ दिन, इसीलिए मैं पीएचडी करने के बाद 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं घर पे बैठ के चिल कर रहा था कानपुर में, और सिर्फ ये डिस्कशन ही कर रहा था। 6 महीने हमने ये डिस्कशन किया है, उसके बाद फिर मैंने पीआरएल ज्वाइन किया। फिर अच्छा, 4-6 महीने के बाद पीआरएल पे। व्हाट वाज द रोल? तो इनिशियली तो मैं पोस्ट डॉक था, और फिर उसके बाद मैं डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी वहां पे था। तो डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी क्या होता है कि डीएसटी बहुत सारे प्रोजेक्ट फंड करती है, तो उसमें से एक फैकल्टी प्रोजेक्ट होता है। एक तो मतलब मास्टर्स के बाद आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए, वो अलग होती है डीएसटी फंडिंग, और एक होती है पीएचडी के बाद मिलती है, तो उसे फैकल्टी प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डीएसटी आपको सैलरी देती है और रिसर्च ग्रांट देती है, और आप बस किसी भी होस्ट इंस्टीट्यूट में जाके काम कर सकते हो। तो पीआरएल मेरा होस्ट इंस्टीट्यूट बन गया, क्योंकि मैं वहीं पे पोस्ट डॉक कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू कर दिया एज ए डीएसटी फैकल्टी। तो फिर वहाँ 2 साल एज ए डीएसटी फैकल्टी मैंने काम किया,
तो ये मेरा वहाँ मेन काम वही रिसर्च का था। तो वहाँ मैं लैब बनाना चाहता था, जो वहाँ तो कंप्लीट नहीं की। फिर मैंने जब आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया तो यहाँ आके अभी मैंने वो लैब सेटअप कर ली है। और इस लैब में मैं एक्चुअली में एक चैम्बर है और वैक्यूम चैम्बर है, और उसमें मैं वैक्यूम क्रिएट करता हूँ और मार्स के कंडीशंस को हम क्रिएट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड डाल के CO2 आइस बनाते हैं और ये सब काम करते हैं। तो मेरा जो रिसर्च है उसका एक्सपेरिमेंटल साइड अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो पहले एक्सप्लोर मैंने नहीं किया था। और इस तरह की लैब है नहीं इंडिया में कोई और जो प्लानिटरी क्रायोस्फीयर पे काम करती हो। लैब्स तो हैं अलग अलग तरह की, पर प्लानिटरी क्रायोस्फीयर पे नहीं है। और अब मैं इसी लैब का यूज करने वाला हूँ इसरो के एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसपे हम वीनस की स्टडी करेंगे, प्लैनेट की। और होपफुली वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो वो लैब मेरा मतलब सपना था जब मैंने एकेडमिक्स में आने का डिसाइड किया कि एक लैब बनानी है। तो वो लैब रेडी है, काम करती है, इनिशियल रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास। और बस जैसे ही प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा तो जो वीनस का मिशन जाना है ना, तो उसके लिए ये रिजल्ट्स बहुत हेल्पफुल होंगे, जो शुक्रयान मिशन इसरो प्लान कर रहा है अगले 2-3 सालों में। तो उसके लिए रिजल्ट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो ऑलरेडी कोलैबोरेशन हो चुका है? मतलब हाँ, ऑन वर्क्स है, बट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। तो आई होप कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगा ये काम मेरे लैब में। अगर आपको डेफिनेटली इंटर्न्स की जरूरत होगी and lot of students watching this, I'm sure they can apply, and through the process hopefully you will also get an opportunity to work with sir, right? See, opportunities रहती हैं। अभी मैंने एक इंटर्न को हायर भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको छोड़ना पड़ा किसी रीजन की वजह से। एनीवेज, द थिंग इज कि अगर डायरेक्टली मेरे पास मान लो कुछ नहीं भी है, तो आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च इंटर्नशिप रहती है, हर साल ओपन होती है, और आप कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन बस उसकी एक कंडीशन है कि आपको अपने बीटेक फाइनल ईयर में होना है या एमटेक फाइनल ईयर में होना है। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के अपने फाइनल ईयर में है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, और आप एक्चुअली वहां आके 6 महीने इंटर्नशिप कर सकते हो। और आपको उसमें स्टाइपेंड मिलता है, प्लस एकोमोडेशन वगैरह सब मिलता है आईआईटी बॉम्बे से। तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? ये तो नंबर वेरी करता है, क्योंकि वो जैसे डिमांड आती है, तो हर साल हम लोग अपनी डिमांड भेजते हैं कि मुझे 1 इंटर्न चाहिए, मुझे 2 इंटर्न, इस तरह से। तो हर प्रोफेसर अपनी अपनी डिमांड भेजता है, तो उस हिसाब से नंबर डिसाइड होता है। कभी 50 होता है, कभी 100 हो जाता है। तो ये तो वेरी करता है हर साल, बट वो हमारे पोर्टल पे आता है। आप IRCC की वेबसाइट है, IRCC IIT बॉम्बे, उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। IRCC एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है IIT बॉम्बे का। तो उनकी वेबसाइट पे अपडेट होता रहता है। तो जनवरी से ये स्टार्ट होती है इंटर्नशिप, और 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है। तो ये आप कर सकते हो पूरा फुल सेमेस्टर IIT बॉम्बे में रह के। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है। एंड दैट इज ओपन फॉर व्हाट अबाउट BSc MSc स्टूडेंट्स? बीटेक एमटेक आपने बताया। आई थिंक BSc MSc के लिए तो नहीं है। अच्छा। बीटेक फाइनल ईयर और एमटेक फाइनल ईयर। एंड दिस कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। बाकी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि उसमें रहता है फाइनल ईयर होना चाहिए। आई थिंक MSc को तो अलाउ करते हैं, बट BSc आई डोंट थिंक सो। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में। IIT आने के बाद कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके लिए हर बच्चा भारत में सपना या तो देखता है या तो उसको दिखाया जाता है कि IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच लेना है। ऑलमोस्ट हर कोटा के रूम में ऑल इंडिया रैंक 1 का पोस्टर मिल जाता है। और आप जब एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया IIT बॉम्बे, तो कैसा लगा आपको? मतलब वही ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन थी मेरे लिए तो। और सच बताऊं तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था पहले तो कि मुझे मिल भी जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरी फील्ड काफ़ी अलग है, और कहीं फिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए पहले तो, कि कहाँ जाके क्या करेंगे। क्योंकि बहुत ही कोई
रेगुलर फील्ड नहीं है ना कि आर्ट साइंस में चले गए या फिजिक्स में चले गए, ना फिजिक्स है ना आर्ट साइंस है, कुछ बीच का है। तो मैं वही बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं था, और आई थिंक यही एक रीजन है कि मुझे सक्सेस मिलती रही, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं रखे कभी। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली कि सिलेक्शन हो कैसे गया। वो इंटरनेट कैफे गए थे, वो तब इंटरनेट कैफे ही होते थे, वहां मैंने उसको अपना रोल नंबर दिया, बोला ये भाई बता दो क्या हुआ, तो वो बोला कि आपकी तो रैंक आ गई है। मैं बोला भाई गलत कर दिया तुमने कुछ, ठीक से देखो, नहीं आई होगी। उसने दोबारा चेक किया, बोला नहीं नहीं आ गई है, फिर उसने नाम और सब बताया, तो मैंने कहा अरे ये तो आ गई। मैं एक्चुअली सरप्राइज हो गया था सच में, और मैं कंफ्यूज भी था कि कैसे आ गई। और वो इंटरनेट कैफे वाला बोला कि सुबह से मैं देख रहा हूँ आपकी पहला आप हो जिसकी रैंक आई है यहाँ, नहीं तो अभी तक तो किसी की नहीं आई। और इसीलिए मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था ना, तो मैं दोपहर के बाद गया था, मतलब देखने। रिजल्ट तो सुबह सुबह आ जाता था 8-9 बजे, मैं गया था 12-1 बजे कुछ लंच वंच करने के बाद आराम से, कि देख ही लेंगे क्या जल्दी है। सुबह भीड़ भी होती है ना, कैफे पे होती थी उस समय तो, क्योंकि और कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो फिर हो गया, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अब हो गया तो अच्छी बात है। तो मेरा सिलेक्शन होने की वजह से मैं रोया था। मेरे पेरेंट्स बोल रहे कि अब हो गया तो क्यों रो रहे हो, होने में तो खुशी होती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो शायद इसीलिए एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और उसके बाद भी जब मैंने ये अप्लाई किए थे पीएचडीज के लिए, तब भी एक्सपेक्टेशन या आउटकम पे फोकस नहीं किया था, और वही सोचा कि ठीक है मेरा काम है अप्लाई करना, मैं अप्लाई कर देता हूँ। और मैंने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, और उसके पहले 7 से रिजेक्शन आ चुका था। मिशिगन के आने के पहले 7 से रिजेक्शन आ चुका था, और मैंने मान लिया था अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब 3 जो बचे उनमें भी कहाँ ही हो जाएगा जब 7 से रिजेक्शन आ गया। और देखो वो भी अनएक्सपेक्टेड था, कॉल आ गया। और जैसा मैंने बोला, मैंने 100 ईमेल लिखे, इतने लोगों से बात किया, सब किया, और कॉल वहां से आया जहां मैंने बात नहीं की, मैंने बस ब्लाइंडली अप्लाई कर दिया था, और वहां से कॉल आ गया। और अच्छा, आईआईटी बॉम्बे का भी आपने कुछ बताया था कि मेल पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, आपने देखा नहीं था। टेल मी दैट स्टोरी। हाँ, तो उसका भी ऐसे ही हुआ आईआईटी बॉम्बे का, कि मैंने एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था जो मुझे लगा रेलेवेंट है। इस डिपार्टमेंट का तो मैं नाम भी नहीं जानता था, सीएसआरई डिपार्टमेंट है मेरा। और मैंने अप्लाई किया, और उन्होंने वो पहली लाइन में तो वो अनफॉर्चुनेटली करके लिख देते हैं ना जब मना करते हैं, तो आई थिंक मैंने वो आधा ईमेल पढ़ा, और मैं थोड़ा सा सोचा कि अच्छा इन्होंने भी मना कर दिया, और मैंने वो ईमेल पूरा ठीक से पढ़ा नहीं। और ऐसा मेरे साथ जनरली होता नहीं है, मैं बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ता हूँ, बट पता नहीं कैसे मिस हो गया, जो भी है। तो वो ईमेल मुझसे मिस हो गया, और कुछ 6-8 महीने के बाद मैं ईमेल में अपने को सर्च कर रहा था पुराने ईमेल्स में, तो वो ईमेल अचानक से सामने दिखा मुझे। तो मैंने कहा इसमें ये कौन सा ईमेल है, और जब मैंने वो ईमेल पढ़ा तो वो चीज दिख गई नीचे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वी वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई इन दिस डिपार्टमेंट, सीएसआरई डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा ये लाइन तो मेरे से मिस हो गई, ये कब हुआ? तो मैंने कहा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो फिर मैंने वो डिपार्टमेंट गूगल किया, फिर आईआईटी बॉम्बे उसकी वेबसाइट पे गया, फिर जब उसको देखा तो मैंने कहा रेलेवेंट तो लग रहा है, जैसा कि उन्होंने ईमेल में भी लिखा था कि इज मोर रेलेवेंट फॉर यू। तब मैंने वहां के डिपार्टमेंट में एचओडी को उनको ईमेल किया कि सर आई एम इंटरेस्टेड, और ये मेरा सीवी है, इफ पॉसिबल आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस प्लेस। फिर उन्होंने रिप्लाई कर दिया, और रिप्लाई करके फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, और पहला इंटरव्यू होने के बाद कोविड हो गया, और उसके बाद सब चला गया, और मैं भी भूल गया। मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे वहां से अब कॉल नहीं आ रहा है। अभी आप पीआरएल में ही थे? हाँ, मैं पीआरएल में था, और मुझे लगा कि अब लगता है यहाँ भी नहीं हुआ, मेरा पसंद नहीं आया इन लोगों को। और फिर जब कोविड चल ही रहा था 2020 में, तब फिर से आया मेरे पास एक मेल बहुत दिन के बाद कि आपका फिर से इंटरव्यू करना है, और आप
क्योंकि इतना टाइम हो गया और ये सब हो गया तो आपको वापस से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नए जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसके हिसाब से, और ऐसा ऐसा है। एंड आई वाज लाइक अरे ये किधर था भाई, ये कब हुआ? और फिर मैंने देखा वो, फिर कोविड की वजह से ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, वो सब हुआ, और उसमें भी वही था कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अपना बेस्ट दे दिया और उसके बाद मैं फिर भूल गया और काफी टाइम फिर से निकल गया। फिर एक दिन बस ईमेल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, और फिर मैंने कहा अच्छी बात है भाई, चलो भाई बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। और मैंने कोविड के बीच में ही ज्वाइन किया 2021 में, मार्च में। तो ऐसे हुआ, वो ईमेल पता नहीं कहाँ मिस हुआ और फिर कैसे वो ईमेल दोबारा दिख गया और फिर मैंने उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया और कैसे कोविड हुआ और करते कराते होना था तो हो गया। वही बात जो मैंने बोली, आउटकम आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये आउटकम आना था, मैं कैसे कंट्रोल करता बोलो। वो भी इतने बार चेंजेस हुए, ईमेल मिस हुआ, कोविड आ गया, हाँ 2 बार इंटरव्यू हुआ, इतने एन नंबर ऑफ चीजें थी ना, वो सही फिट हुई तो जाके मेरा ये आउटकम आया। तो इसीलिए आप आउटकम पे कभी फोकस मत करो, आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, आप प्रोसेस ओरिएंटेड रहो। आप अपने प्रोसेस पे फोकस करते रहो, एंजॉय करते रहो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, आप पहुंच जाओगे। व्हाट आर द पर्क्स ऑफ बिकमिंग अ फैकल्टी एट IIT बॉम्बे? स्टूडेंट के बारे में तो सब एकदम मरते हैं, सभी को सपना होता है, फैकल्टी बनने पे क्या पर्क्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं? वही स्टूडेंट सर बोलने लगते हैं नहीं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। आप जैसे ही बोलते हो कि आप IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हो, तो एक डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है लोगों का आपसे बात करने का। आप भले ही कुछ भी ना करते हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है आपको। और ये मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं जब तक ये नहीं बताता हूँ कि मैं IIT बॉम्बे में हूँ, तब तक लोग नॉर्मली ट्रीट करते हैं। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तो ट्रीटमेंट बदल जाता है वो नहीं, जैसे होता है कि कोई बड़ा आदमी है तो फिर उससे उस तरह से बात करनी है। इसीलिए मैं जनरली अपनी डिटेल्स पहले नहीं बताता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि कौन कैसे बात कर रहा है। इसीलिए ये कंफ्यूजन जो होता है ना, स्टूडेंट हूँ मैं, इसीलिए मैं बताता ही नहीं हूँ मैं कौन हूँ। मैं पहले ऐसे ही बात करता रहता हूँ देखने के लिए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, तभी ट्रू नेचर समझ में आता है। एनीवेज, तो पर्क्स में यही है कि आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलने लगती है, आपकी बात की वैल्यू हो जाती है। वही बात अगर कोई और कहेगा तो शायद उतनी वैल्यू नहीं होगी, बट क्योंकि आप इधर से हो, IT के प्रोफेसर हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये आपको बहुत जगह सुनने को मिल जाएंगी, बहुत लोग बता देंगे आपको। आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं भाई, वो तो क्या ही मोटिवेशन करते हैं। मैं सुनता हूँ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सुने, मुझे सुन के इरिटेशन होने लगता है, वो इतना चीखते चिल्लाते हैं। मैं कहता हूँ इससे किसको मोटिवेशन होता है इससे तो डिप्रेशन हो जाए इतना चिल्ला रहा है सामने वाला। देखिए, तो वही है, यही पर्क्स। और पर्क्स में और क्या, बाकी तो गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब के जो पर्क्स होते हैं वो मिलते हैं हम लोगों को, तो ये है। और what it includes गवर्नमेंट जॉब एट IIT? तो जैसे ये अगर फाइनेंशियली देखें तो TADS जो मिलते हैं हम लोगों को, जो सैलरी है वो गवर्नमेंट सैलरी है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है कि कब कोविड है तो सैलरी नहीं मिलेगी ना, वो टाइप की चीजें नहीं होती हैं। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जॉब की, जो जॉब सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली है। उसके अलावा देखें तो जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि और लोगों के पहले से कॉन्टैक्ट हैं तो बहुत इजीली कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। और क्या पर्क्स हैं? रिसर्च, प्रोजेक्ट, लैब, फंडिंग तो ऐसा है कि डिपेंड करता है। पहले थोड़ा चीजें अलग थी, बट अभी तो फंडिंग क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो कोई भी अप्लाई करता है, बहुत ओपन हो गया है, बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो फंडिंग का तो ऐसा है कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको फंडिंग मिलेगी। आजकल जैसे आप DST की वेबसाइट पे जाइए, आप कैन यू शेयर सम अबाउट डिटेल्स अबाउट योर लैब? तो हाँ, लैब वगैरह का ये है कि जैसे आप IIT में हो तो आपको जैसे बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत अच्छे लैब्स मिल जाते हैं, जो शायद दूसरे कॉलेजेस में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारे कॉलेज में बहुत नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, या इस तरह की कुछ लेजर लैब्स हैं,
या माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं। तो आपकी भी लैब है, यू सेड कि इट्स वन ऑफ द लैब्स इन इंडिया, रेयरेस्ट लैब्स, उसके लिए भी काफी फंडिंग लगी होगी। हाँ, तो कुछ फंडिंग अपने पास से जुगाड़ करी और कुछ अपने पास से, मतलब वही है गवर्नमेंट फंड्स, और कुछ हाँ आईआईटी ने भी दिए फंड्स। आईआईटी आपको इनिशियली सीड ग्रांट देता है, तो वो ग्रांट्स का भी मैंने पैसा यूज किया। इसरो आल्सो गिव सिंस यू कोलैबोरेटिंग विद? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है, बट अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उससे भी फंडिंग मिलेगी फिर। तो इस तरह से है। तो उस लैब की फंडिंग पहले डीएसटी से आई थी एक पार्ट, और दूसरा पार्ट आईटी बॉम्बे ने दिया, तो उससे लैब कंप्लीट हो गई। और एक छोटा सा पार्ट मेरे डिपार्टमेंट ने भी दिया है, भाई बोलना तो चाहिए। जो फाइनल पीस था उस पजल का, एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए था जो फाइनली प्रोक्योर नहीं कर पाया था मैं इस सब फंडिंग से, तो डिपार्टमेंट ने मुझे वो फंडिंग दी। तो अपने नेटवर्क की बात की, दैट बीइंग अ फैकल्टी एट आईआईटी गिव्स यू सो मच एक्सेस, इजी एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल। तो कैन यू शेयर सम ऑफ द किन लोगों के साथ आपने मिला है जो जनरली हम नहीं सोचते हैं कि इनसे मुलाकात होगी, कैसे ऑरा होती है, क्या काम होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। जैसा एक तो आपने इसरो के चेयरमैन सर के बारे में बताया था। जैसे अब हमारे डिपार्टमेंट में ही इसरो आईआईटी 20 सेल है, तो हमारा डिपार्टमेंट एक्चुअली एक तरीके से मीडियरी है इसरो और आईआईटी के बीच में। तो हम लोग प्रोजेक्ट उसमें अप्लाई करते हैं और इसरो के लोग आते हैं और उसको प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, और फिर जो उन्हें अच्छा लगता है उसको वो फंड करते हैं। ऐसे ही मैंने भी किया। तो अब होता क्या है कि जब इस तरह का कुछ है, तो अब हमारा डिपार्टमेंट क्योंकि उसका वो मीडियरी है, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो हमें वो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। उस रूम में हम उनके साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ। अब हो सकता है आप दूसरे डिपार्टमेंट में ही हो आईआईटी में, तो आप ना मिल पाओ उनसे, है ना। तो दूसरी आईआईटी में हो या फिर आईआईटी तो छोड़ दीजिए, दूसरे कॉलेजेस में हो, तो फिर तो आपको एक्सेस ही नहीं है ना। प्लस जैसे आईआईटीज में बड़े बड़े डिग्निटरीज आते रहते हैं, इसरो चेयरमैन भी आते हैं, और ये जैसे गवर्नर, अभी तो प्रेसिडेंट भी आई थी कुछ टाइम पहले, पीएम भी आते जाते हैं कभी कभी। तो बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते हैं, और उनसे भी आप जाके अटेंड कर सकते हो उनके इवेंट, बस आप फैकल्टी हो इसलिए। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं क्योंकि वो बहुत क्राउड है, बट एज अ फैकल्टी मुझे बस अपना आई कार्ड दिखाना है, मुझे एंट्री मिल जाएगी बेसिकली। कुछ नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, तो ये बहुत इजी एक्सेस हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे हम लोग कुछ डिग्निटरीज से मिले हैं। ऑब्वियसली वो फोटो खींचना अलाउ नहीं होता है ना उनके साथ, तो वो नहीं है प्रूफ्स, बट हाँ इस तरह हम लोग मिल लेते हैं। और ये रिसर्च साइंटिस्ट भी आते हैं, कई बड़े बड़े, बहुत सारे बाहर के यूनिवर्सिटीज से भी आते हैं बहुत लोग, बहुत रिनाउंड पीपल जो हैं वो भी आते हैं। ऐसे नाम तो कुछ मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, बट काफी पॉपुलर लोग आते रहते हैं। हमारा ये हाँ वो पहले आए हैं, नोबेल लॉरेट्स भी आए हैं। और ये हमारा होता है आईआईटी टेक फेस्ट, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े स्पीकर आते हैं। इस बार तो राकेश शर्मा आए थे, अवर ओनली एस्ट्रोनॉट इन स्पेस ना, ओनली इंडियन इन स्पेस, फर्स्ट इंडियन मैन, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन। मतलब उसके अलावा जो हम लोग ये सुनते रहते हैं ना इंडियन करके, वो लोग एक्चुअली जब गए थे तो वो इंडियन सिटीजन नहीं थे उस टाइम पे। तो इंडियन सिटीजन वही एक है, उसके अलावा बाकी लोग इंडियन सिटीजन नहीं है। वो उन्होंने उस समय दूसरी नाउ देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट इसरो इज प्लानिंग फॉर गगनयान मैन मिशन। नासा के साथ कभी सोचा आपने कोलैबोरेशन का? नासा वही है ना, जैसे इसरो यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है, तो नासा वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है, तो जनरली वो लोग बाहर कोलैबोरेशन नहीं करते हैं ना। नासा के साथ मेरा एक कोलैबोरेशन है और था जो पहले, वो उनकी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप होती है एनपीपी करके, नासा पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम है एनपीपी। तो उसमें एज अ रिव्यूअर मैंने काम किया है कुछ साल तक। और प्लस अब कुछ साल पहले, कोविड से पहले की बात है, जब मैं पीआरएल में था, तब मैं नासा का एक मार्स का पैनल था, उसमें मार्स से रिलेटेड कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे। तो उन प्रोजेक्ट्स को चेक करने के लिए और असेसमेंट के लिए मैं यूएस भी गया था एक बार। यहाँ से उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एक ग्रुप ने, तो नासा के पैनल पे भी मैंने सर्व किया हुआ है इस तरह से। तो इस तरह के काम तो मैं
मैंने किए हैं और करता भी रहता हूँ, कभी ऑनलाइन कभी ऐसे वैसे। और नासा हेडक्वार्टर्स में लोग हैं, उनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, बात हो जाती है ईमेल से कभी कभी, तो वो है। लेकिन एज सच किसी प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वही उनके भी अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो कोई बहुत ही लेटेस्ट कुछ प्रोजेक्ट है कुछ है तो वो नहीं करेंगे, पर नासा के डेटा पे मैं काम करता रहता हूँ। सर, आपने बताया था कि एयरफोर्स में आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन होने वाला था एंड यू वर अमंग टॉप 2 पीपल टू गेट सेलेक्टेड हियर, उसके बारे में ब्रीफली बताइए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि काफी यादें जुड़ी हैं दिल्ली नोएडा से, तो वो एयरफोर्स ही उसका कारण है एक। तो बचपन में वही पायलट बनने का क्रेज था, तो सोचा पायलट बनना है तो एयरफोर्स में बनेंगे, क्योंकि गन्स का भी बहुत शौक होता है, बच्चों में होता है, तो एयरफोर्स का बहुत क्रेज था मुझे। तो 12th में मैंने सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्वालिफाई किया था एनडीए का, एंड आई वाज लाइक 17, सिर्फ 17 साल का था, एक टीनेजर लड़के का सपना पूरा हो रहा था। और फिर एसएसबी इंटरव्यू हुआ था बनारस में, और वो भी मैंने क्वालिफाई किया था। और उसमें वही जो 2 वाली बात है कि उसमें 67 बच्चे थे, मुझे एक एक डिटेल आज तक याद है, ये 2005 की बात है। तो उसमें ये था कि 67 बच्चे आए थे, उसमें से सिर्फ 7 का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के बाद, और उन 7 में से सिर्फ 2 का सिलेक्शन हुआ था एयरफोर्स के लिए, क्योंकि एयरफोर्स के लिए एक अलग एग्जाम होता है, इंटरव्यू में ही वो लेते हैं एसएसबी में, और वो अलग से एक एग्जाम लेते हैं जिसमें एयरफोर्स के लिए आपको चेक करते हैं, तो वो कुछ फ्लाइट डिटेल्स वो सब करा के वो एप्टीट्यूड बेसिकली टेस्ट होता है। तो वो सिर्फ 2 लोगों ने क्वालिफाई किया था, मैं था एक और था, तो इसीलिए मैं वो टॉप 2 में था। तो जब वो क्लियर हो गया तो वही टीनेजर का एक सपना पूरा हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि अब इसके बाद तो लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, जो चाहिए था सब मिल गया। और सोचो, मतलब 17 साल की उम्र में वो मिलना जो आपने सोचा हो, तो मतलब वही बच्चे के हाथ में वो आप दे दो लॉलीपॉप तो वो भागेगा बिल्कुल, तो वो उस तरह से हालत थी मेरी। तो दिल्ली आया था मैं एक्चुअली मेडिकल के लिए, और ये मेडिकल यहीं दिल्ली में धौला कुआं में हुआ था, यहाँ पे एयरफोर्स का वो है बेस है। तो वहां पे ऑलमोस्ट 10 दिन में रहा, और चूंकि मेरा थोड़ा अंडरवेट था तो मैंने बात की, वैसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि अंडरवेट से कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि अंडरवेट इस एज में होना कॉमन है। तो उसके बाद तो मैं और ही खुश हो गया कि ठीक है, और कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे तो मैं फिट ही था, कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं था, फैमिली में भी कभी किसी को कोई ऐसा क्रॉनिक डिजीज नहीं रही, तो मुझे था कि कोई इशू नहीं है, तो मैं बहुत ही खुश था। तो मैं बस मस्त दिल्ली घूमता था बेसिकली आधे टाइम, मेडिकल टेस्ट दिया सुबह और शाम को दिल्ली घूम रहा हूँ इधर आसपास पूरा। तो ऐसा था कि सब कुछ सही जा रहा था, सब सही था। लास्ट डे उन्होंने मुझे जब फाइनल रिपोर्ट दी तो उन्होंने बुला के मुझे बताया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया कि क्यों नहीं हुआ है। और उन्होंने बहुत ही एक वियर्ड सी मेरी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम बताई, जो मुझे आज तक ठीक से समझ नहीं आई है, सही बात ये है। लेकिन ऑफ कोर्स अब थोड़ा रिसर्च करके समझ लिया कि क्या वो प्रॉब्लम है। बट उस समय यही हुआ था एयरफोर्स में कि एनडीए सेलेक्ट हो गया, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया, टॉप 2 में आ गया, ऑल इंडिया 9 रैंक आई थी और उस साल, और ड्रीम मतलब बस हाथ आ ही गया था और स्लिप हो गया। क्या मेडिकल रीजन था? मतलब टेक्निकल वर्ड्स तो जाने देते हैं, बट कुछ ऐसा था कि एयरफोर्स के लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट थी कि बैकबोन में वो कुछ जॉइंट था मेरे, छोटा सा 2 बोन के बीच में, और उनका कहना यह था कि एज पर आवर स्टैंडर्ड्स वो जॉइंट इज वेरी रिस्की, क्योंकि आप जब प्लेन उड़ाएंगे फाइटर प्लेन्स तो उसमें जी फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, और या फिर इजेक्शन वगैरह जब आप करेंगे तो उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगता है आपके बैकबोन पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बैकबोन ब्रेक हो सकती है उस फोर्स के कारण। तो इसलिए हम मतलब नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस केस में। तो मैंने पूछा भी उनसे तो कि मुझे आज तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और ऐसा कैसे, तो उन्होंने वो बोला कि
नहीं, आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेगुलर डे टू डे जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसका कहीं कोई मतलब भी नहीं है ऐसे आपको। आप वेट भी उठा सकते हो, सब करते हो, जो भी आप करते हो रेगुलर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं होता है, और ये क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना है, तो एक तरीके से एलिजिबिलिटी ही नहीं क्लियर हुई। तो यही अच्छी बुरी यादें जो मैं बोल रहा था कि ये है मेरी दिल्ली के साथ, कि इतना खुश था मैं इतने टाइम तक। और मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन भी छोड़ दी थी इस वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इधर हो गया तो प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है, यहाँ तो बिना प्रिपरेशन के ही हो रहा है। और फिर वही कि फिर वो हार्ट ब्रेक हुआ। मैं एक्चुअली काफी डिप्रेशन में था उस समय, और वही एक फेज है मेरी लाइफ का जब मैं स्ट्रेस में था, और मेरी फैमिली ने काफी हेल्प की मेरी उस समय। और तभी से मैंने सीख लिया था कि कुछ भी हो जाए, फेस से स्माइल नहीं जानी चाहिए लाइफ में, कुछ भी हो जाए। और तब से लेके आज तक का है, कुछ भी हुआ है मेरी लाइफ में, लेकिन स्माइल हमेशा रहती है मेरे फेस पे। क्योंकि मैंने उतना वो उस एज में देख लिया शायद, कि मुझे लगा अब इससे बुरा क्या हो सकता है। तो सर हार्ट ब्रेक से याद आया, इंडिया में भी आप कॉलेज में थे 5 साल, यूएस में भी थे, और कभी मौके मिले? हाँ, उस तरह की स्टोरीज तो है। और हार्ट ब्रेक्स भी दैट यू कैन शेयर, बच्चे काफी रिलेट कर पाते हैं आजकल के। हाँ, मतलब क्या बोलेंगे अभी। ऑफ कोर्स एज अ टीनेजर रिलेशनशिप में रहा, बाहर भी गया तो रिलेशनशिप में रहा। टाइम पे जब रिलेशनशिप में रहा किसी के साथ, तो उस समय तो लगा कि इसके साथ ही लाइफ स्पेंड करनी है, जैसा होता है। बट फिर ब्रेकअप हो जाता है। जब ब्रेकअप हो जाता है तो हार्ट ब्रेक होते हैं। फिर लेकिन वही स्माइल कभी नहीं गई मेरे फेस से। सैड हुआ, सब हुआ, लेकिन ऑलवेज मेंटेन द स्माइल। क्योंकि मेरा मानना वही हमेशा रहा कि कोई भी स्ट्रेस आपकी लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये भी लाइफ का पार्ट था। इस रिलेशनशिप से भी मुझे कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट रिलेशनशिप में मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने की हैं, और नहीं की तो अगली रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी रही। फिर नहीं चली, ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस होते हैं, नहीं चलती है, कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं। तो बिल्कुल वो सब भी किया, जैसा मैंने बोला कॉलेज में था तो सब कुछ किया है। तो रिलेशनशिप में भी रहा, बहुत लोगों पे क्रश भी रहा, और कुछ लोगों का मेरे पे क्रश रहा, जो बाद में पता चला। और स्कूल टाइम में भी क्रश रहा, तो वो तो रहा। और कभी किसी से हिम्मत हुई तो बात कर भी ली, किसी से हिम्मत नहीं पड़ी तो बात नहीं भी कर पाए जैसा होता है हमारे उसमें सोसाइटी में। लेकिन इसमें भी वही बाद में रियलाइज हुआ कि अगर क्रश है तो बात करने में क्या जाता है, कर लो एक बार बात, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, वैसे भी नहीं हो रहा है। Some more lessons from our professor. सर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? आप काफी यंग प्रोफेसर हो एट आईआईटी बॉम्बे, नई लैब अभी सेटअप किया है, इसरो से कोलैबोरेट कर रहे हैं। आगे क्या विजन है आपका अपनी लैब रिसर्च को लेके एंड ओवरऑल इंडिया को लेके? विजन देखो वही है कि मैं बहुत ज्यादा आउटकम पे तो फोकस करता नहीं हूँ, और ना मैं करूंगा आगे भी। हो सकता है मेरी लैब या मेरे जो रिजल्ट्स लैब से आए वो बहुत ही सक्सेसफुल ना हो, सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, और मैं उस पर फोकस करूंगा भी नहीं। पर मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं और मेरी लैब में कोई भी जो भी काम करेगा वो इस प्रोसेस को एंजॉय करे, और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आउटपुट लाने का हम लोग ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। और लैब से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी तो मार्स पे ही काम शुरू में है, वीनस पे करेंगे। होपफुली हम और दूसरे प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकें, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। और मेरा तो फोकस हमेशा आईएसएस पे ही ज्यादा रहेगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि और भी अलग अलग चीजों के एक्सपेरिमेंट्स और भी अलग अलग चीजों का उसी वैक्यूम चेम्बर में काम किया जा सके। तो ये मेरा विजन है। और एक चीज और जो मतलब रिसर्च से हटके है, वो ये कि मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं पढ़ाऊं, जो भी टीचिंग मैं करूं, क्योंकि टीचिंग मेरा फर्स्ट पैशन है, रिसर्च सेकेंडरी है मेरे लिए।
तो मेरा ये रहेगा कि जितना भी टीचिंग मैं करूं तो उतने स्टूडेंट्स को मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं और उनको ये मोटिवेट कर सकूं कि वो भी प्रोसेस पे और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन मेमोराइजिंग, और वो लर्निंग को एंजॉय करना सीखें, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, किसी भी ब्रांच की हो, कुछ भी हो। अगर आप एक बार लर्निंग एंजॉय करने लगोगे ना तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं ये बहुत लोगों को इंडिया में लगता है रिसर्च में करियर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द रीजन सब IITs, एम्स, MBBS इनके पीछे भागते हैं। इवन इफ नहीं होता तो वो ड्रॉप लेते हैं 1 साल 2 साल, फिर भी नहीं होता तो 2nd 3rd टियर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में ही चले जाएंगे, लेकिन बीटेक ही करेंगे। क्योंकि एक धारणा बनी हुई है कि देयर इज नो प्लेसमेंट आफ्टर BSc MSc, रिसर्च में जॉब्स नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, जॉब क्या है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो जॉब की स्ट्रगल तो रहने वाली है। आज हो, कल हो, फ्यूचर में 10 साल बाद हो, जॉब की स्ट्रगल तो हमेशा इज रहेगी। इट जस्ट रिसर्च या ऑल एरिया? मतलब मैं जनरल बोल रहा हूँ, हाँ। अभी तो मैं जनरली बोल रहा हूँ, अब मैं रिसर्च पे आ रहा हूँ। तो जॉब की स्ट्रगल तो देखो सबको करनी पड़ेगी, मैंने भी की है, एक तरीके से स्ट्रगल ही की है और तब जॉब मिली है। द थिंग इज हाउ यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अब रिसर्च पे आ जाते हैं कि रिसर्च भी करो, बिल्कुल करो। ऐसा नहीं है कि रिसर्च में फ्यूचर नहीं है या आप कुछ कर नहीं सकते। रिसर्च में क्या है ना कि रिसर्च में होता क्या है कि ये 2 साइड का गेम है एक तरीके से। एक जो गाइड है, मेंटर है, और दूसरा स्टूडेंट। अब यहाँ पे है क्या कि दोनों को थोड़ा सा चेंज कर लाना पड़ेगा अपने अप्रोच में टाइम के साथ, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिसर्च करने का तरीका बदल रहा है। अभी तो AI आ गया है ना। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है रिसर्च करने की, वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगी, और अगर आप वही ऑर्थोडॉक्स अप्रोच करते रहोगे तो सक्सेस मिलने के चांस कम हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट, जो बहुत लोगों को समझ आता है क्रिकेट इंडिया में, इसलिए मैं एग्जांपल वही देता हूं। जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट चलता था, फिर वनडे आया, तो वनडे ने टेस्ट क्रिकेट को काफी चेंज किया। लेकिन फिर जब 2020 आया तो अब 2020 को वनडे की तरह नहीं खेल सकते या टेस्ट की तरह नहीं खेल सकते, अप्रोच चेंज करना पड़ेगा ना। आपको इनोवेटिव शॉट्स खेलने पड़ेंगे 2020 में, आपको रन स्कोर करने हैं, आप कुछ भी करो 2020 में, आपके पास ऑप्शन नहीं है। टेस्ट में तो ठीक है, आपको 10 बॉल में रन नहीं बने, 20 में नहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2020 में तो आप नहीं कर सकते ना कि आप डॉट पे डॉट खेलते जा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी गलत शॉट मारो, आउट हो जाओ। लोग यही बोलते हैं कि भाई आउट हो जा, दूसरे को चांस दो, आउट हो जा, बॉल मत खाओ, है ना। तो यही अप्रोच चेंज की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप वही बैटिंग करते रहोगे जो टेस्ट मैच में 20 साल 30 साल पहले होती थी, तो आप आउटडेटेड बैट्समैन हो ना, आउटडेटेड प्लेयर हो, तो आपको टीम में क्यों लेंगे? आप कितने भी टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हो सकते हो, लेकिन आपको 2020 टीम में नहीं लिया जाएगा। और ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता भी है कि वो सिर्फ टेस्ट टीम में ही खेल रहे हैं, वो सिर्फ वनडे में खेल रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ प्लेयर ऑल फॉर्मेट खेलते हैं क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो यही रिसर्च में है। रिसर्च के जो तरीके हैं, रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं, जो अप्रोच है, वो बदल रहा है, और खास करके AI, चैट GPT जैसी चीजें आने से तो बहुत तेजी से बदल रहा है। आजकल देखो लोग पेपर ही पब्लिश कर देते हैं चैट GPT से पूछ के, और वो ये तक लिखना, वो हटाना भूल जाते हैं कि योर रिस्पॉन्स इज हेयर। एक अभी न्यूज आया था। अच्छा। हाँ, एक पेपर पब्लिश हो गया और उसमें उन्होंने कॉपी किया था चैट GPT से, और वो पहली लाइन भी कॉपी कर दी कि दिस इज योर रिस्पॉन्स एज पर द क्वेरी करके, वो जो भी लिख के आता है। पब्लिश कैसे हो गया? देयर इज अ रिव्यू कमिटी राइट एंड गाइड। लोग हैं, मिस हो जाता है, क्या करेंगे। तो वी ऑल आर ह्यूमंस, मिस्टेक होती है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये चीज हो रही है तो रिसर्च का पूरा ये चीज ही बदलने वाली है। आप देखोगे कुछ ही सालों में पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। तो जब ये सब चेंजेस हो रहे हैं और आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, इसलिए मैंने बोला ये बोथ साइड, दोनों साइड का है। गाइड को, मेंटर को भी अपग्रेड होना है, स्टूडेंट को भी अपग्रेड होना है।
अगर आप दोनों अपग्रेड नहीं होगे तो आप वही ऑर्थोडॉक्स तरीकों में फंस जाओगे और आप पीछे छूट जाओगे। और जो अपग्रेड हो जाएगा, जो आगे उसको यूज करने लगेगा, वो हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए बच्चों को ऐसे केस में? एंड इज इट इवन सो कि हाँ करियर ही नहीं रिसर्च में? दैट्स नॉट पॉसिबल इफ वी आर एडवांसिंग सो फास्ट। देखो, अगर थोड़ा डीप में हम लोग सोचें, डेप्थ में जाएं, तो रिसर्च के बिना तो कोई करियर ही नहीं है ना। रिसर्च के बिना तो प्रोग्रेस ही पॉसिबल नहीं है। आप रिसर्च नहीं करोगे तो नया इनोवेशन कैसे होगा? कोई भी चीज बनती है तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में बन रही है, इनोवेशन हो रहा है, या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में ही हो रहा है। और जो लोग पीएचडी करके जा रहे हैं वही कर रहे हैं ना, इनोवेट। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च में स्कोप नहीं है या वो नहीं है। बात वही है कि कंपटीशन है, हर जगह है, रिसर्च में भी है, दूसरी फील्ड्स में भी है। रिसर्च करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च से ही प्रोग्रेस होती है। अब जैसा मैंने कहा, अप्रोच बदलने की जरूरत है, तो इसमें गाइड का रोल ज्यादा है। क्योंकि एज ए गाइड, जैसे भी मैं अपने स्टूडेंट को गाइड करूंगा, मोल्ड करूंगा, वो वैसे ही बनेगा। उसके कंट्रोल में चीजें कम है। हाँ, एज ए स्टूडेंट आप ऐसा कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ओपन रहो, अपने गाइड से ओपनली बात करो और शुरू में ही बात करो। आप वेट मत करो। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं और वो प्रेशर में रहते हैं या डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, और वो अपने गाइड को खुल के बता ही नहीं पाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं और क्या उनका एस्पिरेशंस है। और वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, पहले 6 महीने के अंदर आप गाइड के साथ अपने बैठो और ये डिस्कशन ओपन होके, बिल्कुल फ्री होके करो, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको और आपका गाइड भी समझ सके। उसको भी क्लैरिटी आनी चाहिए ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आपको पीएचडी मान लो कहीं मिल जाती है किसी इंस्टीट्यूट में, आईटी बॉम्बे में भी मान लो मिल जाती है, तो फिर वही है ना, हम ह्यूमंस हैं। जरूरी नहीं ना कि हमारा हर दूसरे ह्यूमन के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए शुरू में ही ये बॉन्डिंग मेक श्योर करना जरूरी है कि क्या वहां पे इनफ बॉन्डिंग है या नहीं है। और अगर दोनों में से, गाइड और स्टूडेंट दोनों में से किसी एक को भी लगता है कि ये बॉन्डिंग सही नहीं है और इस तरह से हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इट इज बेटर टू कॉल इट ऑफ। जैसा आपने भी किया था। हाँ, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएस में किया था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ आने लगा था कि ये काम नहीं करेगा, और अगर उसको मैं खींचता तो क्या होता, मैं फ्रस्ट्रेट होता, मैं स्ट्रेस में आता, मैं यही फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस अपने गाइड को देता और प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमेशा प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है। आप प्रोडक्टिविटी नीचे नहीं जाने दे सकते। आप स्ट्रेस में कभी सही डिसीजन नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल है। स्ट्रेस में आप सोचते हो कि कोई ऐसा डिसीजन ले ताकि स्ट्रेस कम हो, वो सही डिसीजन नहीं होता है। वो स्ट्रेस कम करने के लिए डिसीजन होता है कि अरे भाई वो ऐसा बोल रहा है, उसके लिए ये कर दो भाई कि ये चिल्लाना बंद करे। होता है ना, कोई ज्यादा चिल्ला रहा है, तो आप ये नहीं सोचते हो कि सही क्या है गलत क्या, आप सोचते हो भाई ये चिल्लाना बंद करे, इसके मन का ही कर दो, है ना। कई बार होता है बच्चों के साथ, छोटा बच्चा होता है, वो बहुत शोर कर रहा है या बहुत वो कर रहा है, किसी चीज की जिद कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं भाई इसको जो चाहिए दिला दो, शांत तो हो जाए। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि वो दिलाना उसको सही है या गलत है। यही होता है स्ट्रेस में, आप सही डिसीजन नहीं करते हो और फिर रिसर्च में इफेक्ट होता है कि आप स्ट्रेस में अच्छा रिसर्च कैसे करोगे, आप अच्छा रिसर्च नहीं कर सकते। सो बच्चों को अभी प्रैक्टिकल करियर एडवाइस आप क्या देना चाहोगे? प्रैक्टिकल करियर एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप ओपन रहिए और सबसे पहले आप अपने आप से ऑनेस्ट होइए। आप अपने आप से बैठ के बात करिए कि मुझे क्या करना पसंद है, किस तरीके से पसंद है और मुझे क्या करना है। और फिर ये जो आपको जो भी समझ आया, ये आप दूसरों से थोड़ा डिस्कस करिए, बात करिए। और फिर अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो अपने गाइड से ये बातें करिए कि मुझे ये करना है, इस तरह से करना है, ये मेरे एस्पिरेशंस हैं। क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अपने मन में मत रखो बातों को, मन में रखने में ही मिसकम्युनिकेशन होता है, और जब मिसकम्युनिकेशन होता है ना तो चीजें हमेशा खराब हो जाती हैं। इसीलिए मैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास भी पढ़ाता हूँ एक, वो भी काफी मतलब पॉपुलर क्लास है।
उसमें इतने स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हर डिपार्टमेंट अपने पढ़ाता है। पर उसमें मैं यही बताता हूँ कि कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो सामने वाले को सही से पता ही नहीं चलेगा कि आप करना क्या चाहते हो या आपके मन में क्या है। फिर आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो ये मन था और आपने ये करा दिया। आप ब्लेम हम लोग बहुत जल्दी कर देते हैं कि मुझे ये नहीं करना था पर मेरा गाइड जबरदस्ती मुझे ये करवा रहा है। अरे आपने कभी अपने गाइड को बोला कि मुझे ये नहीं करना है? ये भी तो जरूरी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि गाइड की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट एज ए स्टूडेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। आपको ओपनली बात करनी चाहिए अपने गाइड से कि मुझे ये करना पसंद है और इस तरह से करना पसंद है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? और जैसा मैंने बोला, पहले 6 महीने में सब कर लो, टाइम वेस्ट मत करो कि आप तीसरे चौथे साल पहुंच गए, आप सोच रहे हो कि अरे अब इसमें तो मजा नहीं आ रहा, अब क्या करें, तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर आप क्या करोगे? आप 3-4 साल वेस्ट करोगे, फिर गाइड छोड़ोगे, इंस्टीट्यूट छोड़ोगे, दोबारा पीएचडी करोगे, क्या करोगे? फिर आपकी एज बढ़ जाएगी, फिर हमारी मिडिल क्लास फैमिली है ना, तो आपके स्ट्रेस बढ़ना ही है। तो इसीलिए जितनी जल्दी चीजों को आप समझ लें खुद पहले अपने आप से, और फिर वही चीजें आप दूसरों को समझा दें ताकि जल्दी से जल्दी चीजें रिजॉल्व हो जाएं। तो ये बहुत जरूरी है। शास्त्रा के बारे में कहाँ से पता चला आपको? इंटरनेट, सोशल मीडिया, आजकल चीजें वायरल हो जाती हैं। तो साई अस्त्रा के बारे में यही लिंक्डइन पे पढ़ा और फिर गूगल तो ऑनलाइन सर्च किया, फिर देखा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं सही पाथ देने में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मैं भी आप लोगों से जुड़ के इन चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ लोगों को, और शायद अगर कुछ लोगों की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर कोई डीमोटिवेटेड है या कंफ्यूज्ड है और हमारी बातें सुन के उसको थोड़ा भी गाइडेंस मिलता है या डायरेक्शन मिलता है, या वो अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव भी कर लेता है किसी तरह से, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। तो क्यों ना किया जाए। लिंक्डइन पे आपने हमारी पोस्ट वगैरह भी पढ़ी होंगी। कितने दिनों से आपने देखा था ये चीजें, हम जो कंटेंट डाल रहे थे हम? ये तो सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना। अभी बस यही 2 महीने पहले मैंने देखा था पहली बार साई अस्त्रा को ये लिंक्डइन पे, और कुछ टाइम मैंने वही एक्सप्लोर किया और फिर बस हमने कनेक्ट किया और जल्दी से ये भी प्लान हो गया 1 महीने के अंदर ही। यस, हमें भी बहुत अच्छा फील हुआ कि फैकल्टी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इज प्रेजिंग आवर वर्क। हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, ट्राइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम वेरियस अदर सो मेनी प्लेसेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बहुत कुछ कर रहे हैं। वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि हाँ हम एक रिसर्च डोमेन में रहेंगे। जो बड़ा गैप है स्टूडेंट्स का अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, पहला तो वो। दूसरा बहुत बड़ा गैप है, जैसा आपने कम्युनिकेशन की बात की, साइंस कम्युनिकेशन की। अगर हम कोई भी अच्छे कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो सब बाहर के ही हैं, या तो यूरोप के या तो यूएस के, वेरिटेजियम या फिर साइंस गर्ल, ये सब जो साइंस को पॉपुलराइज कर रहे हैं, कॉमन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एंड थर्ड, जो हम स्पेशल पूरा गाइडेंस दे पाए, प्रैक्टिकल स्टेप बता पाए कि कैसे बच्चे भी, जैसे मैं एक स्टूडेंट था, कभी गाइडेंस नहीं मिली, नाइजर आइजर के बारे में पता नहीं चला, ऐसे बैंगलोर के बारे में, हाउ दे कैन ऑल्सो रीच देयर इम्प्लीमेंटिंग। काफ़ी ज़्यादा काम गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, बट इट्स ऑलवेज नॉट एवरीथिंग गवर्नमेंट दैट इट कैन डू, राइट? सो देन वी आर ऑल्सो डूइंग आवर पार्ट। एंड हमें बहुत अच्छा लगा जब सर का मैसेज देखा, एंड वी इन्वाइटेड हिम कि सर इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉडकास्ट विथ यू, अ डिटेल्ड डिस्कशन। एंड हियर वी आर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। फाइनली मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ शब्द बोले हमारे बच्चों के लिए। इन जनरल आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? इतनी अलग पर्सनालिटी रही है, बहुत कुछ आपने ट्राई किया है, आप स्रो गए हो, यूएस गए हो, इंडिया रहे हो, आईआईटी पहुंचे हो, अलग अलग रिसर्च किया है, फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्टेड हो, क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हो आपने बताया था मुझे। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने ट्राई की, आपका अप्रोच बहुत अलग रहा है लाइफ में, हमेशा कुछ अलग करने का। तो आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? काफी मुश्किल है ऐसे तो वही बात है, लेकिन
मैं अगर एक शॉर्ट में या कम समय में बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप दो चीज़ें करिए। एक तो बिगर पिक्चर देखिए। कार्ल सेगन यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, प्लानिटरी साइंटिस्ट। उनकी बुक्स भी हैं, पेल ब्लू डॉट करके, आप पढ़िए कभी अगर समय मिले। साइंस कम है उसमें, साइंस के साथ उन्होंने बहुत चीज़ें उसमें कही हैं कि जब उन्होंने वो अर्थ की इमेज देखी जो कि वॉयेजर से ली गई थी जब वो सोलर सिस्टम से निकलने वाला था, तो अर्थ लुक्स लाइक ए स्पेक ऑफ डस्ट, ठीक है, एक धूल के कण की तरह दिखती है पूरी अर्थ, पूरी धरती। तो उन्होंने उस समय रियलाइज किया कि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है। और इधर मैं फिलॉसफी या उसमें नहीं जा रहा हूं, वो सब मैं जाता भी नहीं हूं, बट आप रियलिटी भी देखो। तो आप सोचो कि पुराने इतने राजे महाराजे हुए, बड़े बड़े अंपायर हुए, यहाँ इंडिया में बाहर भी हुए, जिनके नाम आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन आज कोई है? कुछ नहीं है। खंडर खड़े हुए हैं, आप जाते हो, देख लेते हो, बस चले आते हो, है ना। तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तो आपकी ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे मोटे जो झगड़े हैं या जो भी इश्यूज हैं लाइफ में, ये एक्चुअली आप अगर ये बिगर पिक्चर देखोगे ना, जो मैं कहता हूं, तो आपको मीनिंगलेस लगेंगे। और दूसरी यही इसी से आगे एक ये है कि जब आप कोई काम करते हो तो आपको लगता है अरे जैसे रिसर्च में कि इतने पेपर पब्लिश करने हैं, उतने पेपर पब्लिश करने हैं। हाँ ठीक है, आप काम करो, आप पेपर पब्लिश करो, पर अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो हैप्पीनेस होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। पर खुशी तो कोई देख ही नहीं रहा है ना। लोगों को या तो पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, और भगवान जाने क्या क्या चाहिए। लेकिन जब पूछो कि खुशी मिल रही है, नहीं, वो तो बाद में देखेंगे। अरे बाद में कब देखोगे, लाइफ तो निकल जाएगी ना। लाइफ तो इतनी ही है, लिमिटेड, वो तो चल रही है। आप देख लो कितने एज हो गई आपकी, और देख लो आपने पीछे कितना क्या कर लिया। तो अगर आप मान लो रिसर्चर ही हो, तो अगर आपने पिछले साल 5 पेपर पब्लिश किए, लेकिन अब आप बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में चले जाओ, तो आप खुश कितना थे? तो अब आप सोचो कि क्या आपने 4 पेपर किए होते और थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला होता पर्सनल चीजों के लिए, और थोड़ा ज्यादा खुश रह लेते, तो क्या उससे कुछ बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ जाता। रिसर्च सब भी होता, रिसर्च चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, कहीं कुछ ऐसे बिगड़ नहीं रहा। अगर मैं 2 पेपर ज्यादा पब्लिश कर दूंगा तो भी कुछ नहीं बदल जाएगा, मैं 2 पेपर कम पब्लिश कर दूंगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और ऐसा मतलब आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में भी है, कहीं पे भी है। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई आप करते हैं, तो भी आप 2 घंटा ज्यादा पढ़ लोगे, 2 घंटा कम पढ़ लोगे, हफ्ते में बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पर आप खुश हो कि नहीं हो? मैं पढ़ता था तो मैं कभी काउंट करके नहीं घंटे पढ़ता था कि इतने घंटे पढ़ना है। मैं बस पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ना है, और जब मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता था तो मैं पढ़ाई बंद कर देता था, बिना देखे कि कितने घंटे हो गए हैं। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। लोग करते क्या है, अच्छा वो तो 15 घंटे पढ़ता था तो मुझे भी 15 घंटे पढ़ने चाहिए तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा। नहीं, ये गलत अप्रोच है। कोई 15 घंटे पढ़ता था क्योंकि उसको 15 घंटे पढ़ने में मजा आता था, या फिर 15 घंटे में समझ आता था, या समझ आता था उसको 15 घंटे में। आपको अगर 5 घंटे में आ जा रहा है तो आप 10 घंटा एंजॉय करो ना। तो हैप्पीनेस देखो, जो काम कर रहे हो उसमें भी हैप्पीनेस देखो, प्रोसेस में खुशी ढूंढो। मैं अभी भी जो रिसर्च करता हूँ उसमें खुशी ढूंढता हूँ कि इसमें मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे एक्साइटमेंट दे। तभी मैं ये प्लैनेट क्रायोस्फीयर ये अलग कुछ करने का कि अरे भाई ये तो सब कर रहे हैं इसमें, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा रिसर्च करें जिसमें एक्साइटमेंट मिले, कुछ नया करें, कुछ अलग करें। तो वही मैं कहूंगा, आप एक्साइटमेंट देखो, ढूंढो लाइफ में कि आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें ही एक्साइटमेंट ढूंढो, तो खुश रहो। और दूसरा, एक बिगर पिक्चर देखने के लिए तैयार रहो। जब आप बिगर पिक्चर देख के काम करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। आप आराम से खुश भी रह सकते हो, सक्सेसफुल भी हो सकते हो, और सब कुछ अचीव कर सकते हो, और मेरी तरह एकदम मस्त खुश रह सकते हो। एकदम कभी कोई स्ट्रेस नहीं रहता मेरे चेहरे पे, मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं। और लोग मुझसे पूछते हैं यही चीज कि आप कभी स्ट्रेस में ही नहीं दिखते हो क्या, कुछ है ही नहीं? मैं कहता हूँ यही तो है, स्ट्रेस आने ही नहीं देना है। जिस चीज से लगे स्ट्रेस आ रहा है उसको साइड में कर दो,
एंजॉय करो, ग्रेट। हैप्पी रहो, शायद इसीलिए यंग दिखता हूँ। तो ये है सर की खूबसूरती का राज। इन दैट वे वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचते हैं, साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं, ना सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर। तो आप जो चीज़ें शेयर कर रहे हो, आई एम वेरी श्योर कि मोस्ट ऑफ देम विल बी रेजोनेटिंग विथ इट। उनको फील आ रहा होगा कि हाँ यही तो मैं चाहता था, लेकिन कोई समझता नहीं है। आप ही मिले हो जो समझ रहे हो उनकी भावनाओं को। ना तो पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स कोई नहीं समझता है, कोचिंग वाले भी नहीं समझते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो रहा है, हमें बच्चे बताते हैं कि जब मैं IIT नेस्ट का क्वेश्चन लेके जाता हूँ तो हमारे सर बोलते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ है, क्यों पढ़ना है। और वहीं उन बच्चों को उन्हीं में तो मज़ा आता है, जैसा आपने बोला कि जब अलग चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग सो फन एंड इतना ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली। होपफुली मैं भी ये स्ट्रेस वाली चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टू नोएडा फ्रॉम IIT Bombay itself. Thank you so much. Pleasure is all mine. I'm really happy to come here and share all these things. I hope you have enjoyed it and people will enjoy it. Thank you very Yes, much. thank you.